हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेल टाइम्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी रीबर्थ ऑफ स्वीट एंजल एपिसोड 3। आप जानते हैं हमने सुहानी को कॉल किया था। उसे वक्त आधी रात को सुहानी दिल्ली के लिए निकल चुकी थी। वो कियारा को लेकर अकेले दिल्ली जा रही थी, उस शहर में जहां से ये तक नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है, कहाँ रहना है। और यह बात उसके परिवार को पता थी, उसके बावजूद उन्होंने उसे अकेले जाने दिया। एक पल के लिए हम ये बात मान भी लेंगे सुहानी ने जिद की होगी, लेकिन क्या उस बच्ची की जिद उसकी सुरक्षा से ज्यादा जरूरी थी? उन्होंने आधी रात को उसे दिल्ली के लिए रवाना कर दिया, बिना उस बात की चिंता किए कि बीच रास्ते में सुहानी और कियारा के साथ कुछ भी हो सकता था। उन्हें कुछ हो जाता तो वो लोग क्या करते, हम क्या करते? इसलिए हमें लगता है सुहानी ने उन रिश्तों को छोड़कर एकदम सही निर्णय लिया है। अब हम कभी उसे उन रिश्तों के पास दोबारा नहीं जाने देंगे। और आपको पता है, उन्होंने सुहानी की शादी भी एक सुबस्टिट्यूट की तरह उस लड़के से करवाई जो पहले उनकी बड़ी बेटी के लिए रिश्ता आया था। उनको बेटी शादी से भाग गई तो सुहानी को सोनाक्षी की जगह मंडप में बैठा दिया, और न सिर्फ मंडप में बिताया बल्कि उसकी शादी भी करवाई उस लड़के से जिसे वो जनती तक नहीं। प्रिया जी की बात सुनकर महेश जी ने कहा, आप जो कह रही हैं वो सही है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब हम सोना के पास थे नहीं हो, उस वक्त इस परिवार ने सुहानी को संभाला था। उन्होंने उसे पाल पोष कर बड़ा किया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हैं, लेकिन हो सकता है कि जितना हमें पता है सच इतना नहीं हो, उससे भी ज्यादा गहरा हो। इसलिए हमें सुहानी से भी उसका पक्ष जान लेना चाहिए, ताकि हम दोबारा से वो गलती ना कर सके जो सोनियाई के समय हुई थी। महेश जी की बात से प्रिया जी भी एग्री कर रही थी। शाम के समय जब सुहानी की नींद खुली तो उस वक्त कियारा अपने छोटे छोटे हाथों के साथ अपनी मम्मा के सर की मसाज कर रही थी। सुहानी ने जब अपनी बेटी को अपनी फिक्र करते हुए देखा तो उसने उठकर उसे गोद में उठा लिया। कियारा, मम्मा आप उठ गए? सुहानी, हाँ बच्चा, मम्मा उठ गए। आप कब जागे और कब से मम्मा की देखभाल कर रहे हैं आप? सुहानी और कियारा की प्यार भरी बातें सुनकर प्रिया जी, जो सुहानी के लिए जूस लेकर उनके कमरे में आ रही थी, उन्होंने कहा, दोपहर में जब आप गहरी नींद में सो रही थी। सुहानी ने जब सुना कि कियारा दोपहर से उसका सर दबा रही थी तो उसने जल्दी से टाइम देखा। इस वक्त शाम हो चुकी थी। शाम हो गई है देखकर सुहानी थोड़ी सी चौंक गई। उसने कियारा को अपने गोद में सही से एडजस्ट करते हुए कहा, सॉरी बच्चा, मम्मा गहरी नींद में सो गई थी ना, इसलिए मुझे ध्यान ही नहीं रहा समय का। आपको भूख लगी होगी ना, चलो मैं जल्दी से आपके लिए कुछ बना देती हूँ। कियारा, जो प्यार से सुहानी को देख रही थी, उसने कहा, मम्मा आप टेंशन मत लो, मुझे इन प्यारी आंटी ने खाना खिला दिया था। सुहानी ने जब देखा कि कियारा प्रिया जी की ओर इशारा कर रही है तो उसने प्रिया जी से कहा, थैंक यू आंटी, कियारा का ख्याल रखने के लिए। मैं पता नहीं कैसे इतनी गहरी नींद में सो गई, सॉरी। प्रिया जी सुहानी के लिए जो जूस लेकर आए थी उसे टेबल पर रखकर उन्होंने सुहानी के सर पर हाथ फिराया और कहा, बच्चे जब माँ की गोद में आते हैं तो उन्हें सुकून की नींद आ जाती है, इसमें आपको सॉरी बोलने वाली कोई भी बात नहीं है। आपकी गुड़िया को हमने खाना जरूर खिला दिया था, लेकिन इन्होंने आपको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। जब से जागी है ना, तब से ही आपकी सिरहने बैठकर आपके उठने का इंतजार कर रही थी। प्रिया जी की बात सुनकर सुहानी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। सुहानी ने कियारा के दोनों गालों पर किस करते हुए कहा, आपको मम्मा की फिक्र हो रही थी? कियारा ने क्यूट सा फेस बनाते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। कियारा ने क्यूट सा फेस बनाते हैं सुहानी से पूछा, मामा आपका सर दर्द हो रहा है, मैं आपका सर फिर से दबाऊं? कियारा के मासूम से सवाल सुनकर सुहानी में उसके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, नहीं बच्चा, मम्मा बिल्कुल भी ठीक है। अपने मम्मा का सर दबाया ना तो मम्मा को कहीं भी दर्द नहीं हो रहा। सुहानी अब बिल्कुल भी ठीक है। ये सुनकर कियारा बहुत खुश हो गई। फिर कियारा ने प्रिया जी की ओर देखते हुए कहा, मम्मा एक प्यारी सी आंटी कौन है? ये बिल्कुल दादी जैसे प्यारी सी है। और यह मेरा कमरा तो नहीं है, फिर हम कहाँ हैं?
इस बार कियारा के सवालों का जवाब सुहानी ने ना देकर प्रिया जी ने दिया। प्रिया जी ने कियारा के गालों पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, हम आपकी प्यारी सी आंटी नहीं हैं, हम आपकी नानी माँ हैं। आप कहीं और नहीं अपनी नानी के घर आए हो। प्रिया जी की बात सुनकर कियारा ने फिर से सवाल किया, नानी के घर? लेकिन मेरे नानी का घर तो ऐसा नहीं है। कियारा के मासूम सवालों का सुहानी ने समझते हुए कहा, बच्चा, जैसे वो आपके नानी का घर है ना, जहाँ हम आपके नाना के यहाँ जाते हैं, वैसे ही यह मेरी नानी का घर है। तो यह आपकी नानी का घर हुआ और यह आपकी दूसरी नानी है। सुहानी ने अपनी बेटी को प्यार से समझा दिया था और कियारा भी इतनी समझदार थी कि वह अपने माँ की बात अच्छे से समझ रही थी। प्रिया जी दोनों माँ बेटी को प्यार से देखते हुए कहा, सुहानी बेटा, कियारा को हमने खाना खिला दिया था, लेकिन अब शाम हो चुकी है तो उसे फिर से भूख लग गई होगी। और आपने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए पहले आप ये जूस पी लीजिए, उसके बाद फ्रेश होकर बाहर आ जाइए। हम आपके लिए थोड़ा हल्का खाना बनवा देते हैं। प्रिया जी कहने पर सुहानी ने भी हाँ करते हुए उनसे जूस का ग्लास ले लिया। प्रिया जी तो सुहानी को बाहर आने के लिए कहकर चली गई थी, लेकिन अब सुहानी को घबराहट हो रही थी कि पता नहीं अब ये परिवार उसे अपनाएगा भी या नहीं। सुहानी ने खुद को मजबूत कर लिया था कि अगर ये परिवार उसे नहीं अपनाएगा तो वह यहाँ पर ज्यादा वक्त नहीं रुकेगी और जल्दी यहाँ से चली जाएगी। खुद का मन पक्का करने के बाद सुहानी ने कियारा से कहा, बच्चा चलो, मम्मा अभी आपको नहला देती हैं। आप सुबह नहाए नहीं थे ना, और अच्छे बच्चे तो रोज नहाते हैं। सुहानी के प्यार से कहने पर कियारा नहाने लिए जल्दी से तैयार हो गई। उसके बाद सुहानी ने पहले ले जाकर कियारा को नहलाया और उसे तैयार किया। उसके बाद वह खुद भी फ्रेश होकर तैयार हो गई। सुहानी को अभी भी बाहर जाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी। सुबह जब वह घर वालों से मिली थी तब भी घर वाले उसे बस थोड़ी देर के लिए मिले थे, इसलिए उसे हिचकिचाहट हो रही थी। पता नहीं अब उनका कैसा रिएक्शन होगा उसे देखकर। दूसरी तरफ ऋषभ ने अपने सभी आदमियों से कहकर सुहानी को हर जगह ढूंढवा लिया था, लेकिन अभी भी उसके पास कोई सुराग नहीं था कि सुहानी कहाँ होगी। जब सारी कोशिश के बाद भी उसे सुहानी के बारे में कुछ नहीं पता चला तो उसने आनंद जी के घर जाकर सुहानी के बारे में पता करना ही सही समझा। ऋषभ आनंद जी के घर पहुंचा तो एक साथ कई सारी गाड़ियां जाकर आनंद जी के घर के बाहर रुक गई। इतनी सारी गाड़ियों की आवाज सुनकर सुनैना जी बाहर आई। उन्होंने जब घर पर ऋषभ के साथ इतने सारे लोगों को में आते हुए देखा, वह घबरा गई और वह जाकर आनंद जी के पास उन्हें सारी बात बता दी। आनंद जी ने सुनैना को शांत करवाते हुए कहा कि कुछ नहीं होगा, हम हैं यहाँ पर। दादी जो आनंद जी के पास ही बैठे थे, उन्हें ये सुनकर कि ऋषभ अपने आदमियों के साथ यहाँ आया है, खुश हो गई। उन्हें लगा कि ऋषभ शायद सोनाक्षी के लिए रिश्ता मांगने आया है, क्योंकि वैसे ही गायत्री जी ने जब सोनाक्षी को सर्वेंट क्वार्टर भेजा था तो उससे उसका फ़ोन भी ले लिया था और उसे पर काफ़ी स्ट्रिक्ट निगरानी रखे हुए थे, इसलिए सोनाक्षी की अपनी दादी से बात ही नहीं हुई थी, इसलिए उन्हें पता ही नहीं था कि उसे घर में सोनाक्षी के साथ क्या हो रहा है। ऋषभ की आने की खबर सुनकर दादी जी ने खुश होते हुए सुनैना जी से कहा, खड़े खड़े देख क्या रही हो, जल्दी से जाओ, मेहमानों के लिए कुछ चाय नाश्ता बना कर लाओ। दादी को इस बात की दूर दूर तक कोई भी भनक नहीं थी कि ऋषभ यहाँ किस मकसद से आया है। आकाश और शिवांश भी इस वक्त घर पर नहीं थे। ऋषभ जी घर के अंदर आया तो उसे आनंद जी हाल में ही खड़े हुए मिल गए। ऋषभ ने थोड़ा रेस्पेक्ट के साथ आनंद जी पूछा, अंकल सुहानी कहाँ है? आनंद जी ने भी अनजान बनते हुए कहा, ये हमें कैसे पता होगा, वो तो आपके घर गई थी। ऋषभ ये बात पहले से जानता था कि आनंद जी उसे कुछ भी किसी तरीके से नहीं बताएंगे। ऋषभ ने आनंद जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं जानता हूँ अंकल, मुझे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। शायद इसी वजह से आप मुझे नहीं बता रहे कि सुहानी कहाँ है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी सुहानी को कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊँगा। ऋषभ बात जानता था कि आनंद जी ही सुहानी को बस स्टैंड को छोड़कर आए थे, लेकिन इस वक्त वह पहले ही सुहानी के साथ बहुत कुछ गलत कर चुका था, इसलिए वह अब कुछ भी किसी के साथ जबरदस्ती से न कर प्यार से सारे चीज़ों को हैंडल करना चाहता था।
इसलिए आनंद जी के ना करने के बाद भी ऋषभ ने उन्हें कुछ नहीं कहा और शांति से वहां से वापस लौट गया। ऋषभ ने आनंद जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं जानता हूँ अंकल, मुझे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। शायद इसी वजह से आप मुझे नहीं बता रहे कि सुहानी कहाँ है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी सुहानी को कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊंगा। ऋषभ बात जानता था कि आनंद जी ही सुहानी को बस स्टैंड को छोड़कर आए थे, लेकिन इस वक्त वह पहले ही सुहानी के साथ बहुत कुछ गलत कर चुका था, इसलिए वह अब कुछ भी किसी के साथ जबरदस्ती से न कर प्यार से सारे चीजों को हैंडल करना चाहता था। इसलिए आनंद जी के ना करने के बाद भी ऋषभ ने उन्हें कुछ नहीं कहा और शांति से वहां से वापस लौट गया। ऋषभ घर से निकल रहा था, तभी उसे किचन की तरफ से आकर एक पत्थर लगा। ऋषभ को पत्थर लगते ही उसके साथ जो बॉडीगार्ड आए थे वो एक्टिव हो गए। उन्हें लगा जैसे किसी ने ऋषभ पर अटैक कर दिया हो, इसलिए वो लोग जल्दी से अपने पोजीशन में आ गए। ऋषभ को कवर करने के बाद भी सबने जब चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई तो उसे कहीं कोई नज़र नहीं आया। ऋषभ ने जब उस पत्थर की तरफ देखा जो अभी आकर से लगा था, तो वो पत्थर एक कागज में लपेटा हुआ था। ऋषभ ने उस पत्थर को उठाकर उस कागज को खोला तो उसमें लिखा हुआ था, सुहानी कहाँ गई है ये घर में किसी को भी नहीं पता। आनंद जी ने उसे दिल्ली जाने के लिए बस में बैठाया था, लेकिन वह बीच रास्ते में ही कहीं और चली गई है और अब घर पर किसी को भी नहीं पता कि सुहानी कहाँ है। हम जानते हैं कि आप सुहानी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप किसी बात को लेकर उससे नाराज हैं, लेकिन आप अभी भी उससे प्यार करते हैं। आप प्लीज उसे ढूंढ कर ले आइए। वो गुड़िया के साथ अकेली होगी, उसे जल्दी से ढूंढ लीजिए। ऋषभ ने जो उस कागज पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने पीछे मुड़कर किचन की तरफ देखा तो उसे सुनैना जी खिड़की के पास में हाथ जुड़े हुए खड़ी दिख गई। सुनैना जी ऋषभ से विनती कर रही थी कि वो सुहानी को ढूंढ ले। ऋषभ ने अपनी आंखों के इशारे से उन्हें यकीन दिलाया कि वो जल्दी ही उनकी गुड़िया और सुहानी को ढूंढ लेगा। उसके बाद ऋषभ वहां से चला गया। ऋषभ को अपने आदमियों की छानबीन से अभी तक यही पता चला था कि उस दिन रात को आनंद जी बस स्टैंड गए थे, इसलिए वह अंदाजा लगा रहा था कि उन्होंने सुहानी को बस स्टैंड में किसी बस में बैठाया है और उसे कहीं दूर भेज दिया है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि आनंद जी ने सुहानी को कहाँ की बस में बैठाया था। सुनैना जी के लिखे इस कागज ने ऋषभ को सब बता दिया था कि आनंद जी ने सुहानी को दिल्ली के लिए रवाना किया था, लेकिन सुहानी बीच रास्ते में कहीं और चली गई है। जहां ऋषभ को एक तरफ इस बात का सुकून था कि इस ये तो पता चला कि आनंद जी ने सुहानी को दिल्ली जाने वाली बस में बैठाया था, लेकिन दूसरी तरफ से इस बात का डर भी था कि सुहानी बीच रास्ते में ही बस से उतर के कहीं और चली गई है, कहीं वो किसी मुसीबत में ना पड़ गई हो। ऋषभ को अब सुहानी को लेकर और ज्यादा फिक्र होने लग गई थी। ऋषभ ने अपने मैनेजर को कॉल करके कहा, पता करो कि उसे दिन दिल्ली जाने वाली बस में सुहानी जब बैठी थी तो बीच रास्ते में वो कहाँ उतरी, मुझे सारी डिटेल जितनी जल्दी हो सके ला कर दो। ऋषभ को अब कियारा और सुहानी को लेकर और भी ज्यादा फिक्र हो रही थी। ऋषभ सीधा आर्यन पैलेस गया और वहां जाकर उसने गायत्री जी को सब बता दिया जो अभी अभी आनंद जी के घर पर हुआ था। ऋषभ की बात सुनने के बाद तो गायत्री जी को भी सुहानी की फिक्र होने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आनंद जी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हैं। उन्होंने सुहानी को कियारा के साथ अकेले ही दिल्ली भेज दिया, बिना किसी सिक्योरिटी के। आनंद जी ने वर्षों तक गायत्री जी के साथ काम किया था, इसलिए गायत्री जी यह बहुत अच्छे से जानते थे कि आनंद जी बिना किसी बड़ी वजह के इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाएंगे। वह काफ़ी समझदार इंसान हैं, अपने बच्चों को ऐसे ही बिना सिक्योरिटी के कहीं भी नहीं भेज देंगे। लेकिन अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि इतने समझदार होने के बावजूद आनंद जी ने सुहानी को अकेले कैसे दिल्ली भेज दिया। गायत्री जी ने कुछ सोचते हुए ऋषभ से कहा, ऋषभ पता करो कि उसे रात के बाद आनंद जी ने किस किस से बात की है। अगर आनंद जी सुहानी के बारे में कुछ भी पता नहीं होने के बावजूद भी शांति से बैठे हुए हैं तो हम ये बात यकीन से कर सकते हैं कि उन्हें पता है कि सुहानी कहाँ है और कैसी है। ऋषभ, हमें इस बात का डर नहीं है कि सुहानी के साथ कोई दुर्घटना हो गई हो या फिर वह किसी मुसीबत में है।
हम यकीन के साथ कर सकते हैं कि आनंद जी शांति से बैठे हुए हैं, इसका मतलब यह है कि सुहानी बिल्कुल सुरक्षित है। हमें डर इस बात का है कि कहीं आनंद जी ने सुहानी को तुमसे बहुत ज्यादा दूर ना भेज दिया हो। वह पहले दिन से नहीं चाहते थे कि सुहानी की इस घर में शादी हो। जब हम सुहानी के लिए कियान का रिश्ता लेकर गए थे उस वक्त भी उन्होंने मना कर दिया था और वह तब भी राजी नहीं थे जब तुम्हारा रिश्ता सुहानी से तय हो गया था। सुहानी से तुम्हारी शादी होने के बाद भी उन्होंने हमेशा यही कोशिश की थी सुहानी तुम सबको छोड़कर वापस उनके पास चले जाए। जरूर कोई तो ऐसी बात है जो आनंद जी हम सभी से छुपा रहे हैं। गायत्री जी की बात सुनकर ऋषभ ने उनसे कहा, लेकिन माँ वो ऐसा क्यों चाहेंगे कि सुहानी मुझसे दूर हो, और अब तो सुहानी के साथ कियारा भी है। फिर वह क्यों चाहेंगे कि मैं अपनी बीवी और बच्चे से दूर हूँ। ऋषभ के सवालों का गायत्री जी के पास कोई भी जवाब नहीं था। गायत्री जी ने कहा, न जाने कैसे लेकिन ये बात हमारे दिमाग से निकल गई थी। हम ये बात कैसे भूल गए कि आनंद जी तो कभी चाहते ही नहीं थे कि सुहानी इस घर में रहे। हम नहीं जानते कि आनंद जी ऐसा क्यों नहीं चाहते, लेकिन हमें जल्द से जल्द सुहानी को ढूंढना होगा, इससे पहले कि वो हमसे बहुत दूर चली जाए। ऋषभ ने अपनी माँ की बात सुनकर कहा, मैं पता करता हूँ माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सुहानी और कियारा दोनों को सही सलामत घर वापस लेकर आऊंगा। इतना कहकर ऋषभ वहां से निकल गया। ऋषभ ने गायत्री जी से तो कह दिया था कि वो सुहानी और कियारा को वापस लेकर आएगा, लेकिन यह उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अपना वादा कैसे पूरा करेगा। अंदर ही अंदर तो उसे भी यही डर सताए जा रहा था कि कहीं वो सुहानी और कियारा हमेशा हमेशा के लिए दूर ना हो जाए। गायत्री जी ने ऋषभ को जाते हुए देखकर कहा, हम जानते हैं आप हमें तसल्ली देना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तो आप इस बात को लेकर डर रहे हैं कि आप सुहानी को ना खो दे। अगर आज सुहानी आपसे दूर हो गई तो हम इस बात के लिए कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। हमने वक्त रहते हैं आपके रिश्ते पर ध्यान दिया होता तो ये दिन कभी आता ही नहीं, और ना ही कभी हम अपनी पोती और बहू से दूर होते। ये हमारी गलती है ऋषभ कि हम अपने घर में चल रही चीजों को नहीं देख पाए। अपने सुहानी के साथ भले ही गलत किया था, लेकिन आपकी गलती से भी बढ़कर हमारी गलती है, हम अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पाए। अगर वक्त रहते हमने सब कुछ संभाल लिया होता तो आज आपकी जिंदगी में ये दिन कभी नहीं आता। नहीं आप कभी अपनी बीवी और बच्चे से इतनी नफरत करते हो, ना ही वो दोनों कभी आपको छोड़कर ऐसे चले जाते। सुनैना जी ने सबसे छुपकर ऋषभ को ये तो बता दिया था कि आनंद जी सुहानी को दिल्ली भेजना चाहते थे, लेकिन उन्हें अभी भी सुहानी को लेकर फिक्र हो रही थी। उन्हें अंदर ही अंदर यह डर सता रहा था कि सुहानी और गुड़िया के साथ कुछ गलत ना हो गया। सुनैना जी भले ही पूरा सच नहीं जानती थी, लेकिन वह जानती थी कि सुहानी और ऋषभ की जिंदगी में जो भी यह है जहर घुला है। हो ना हो इसमें उन्हें की बेटी कहा था। सोनाक्षी के किए की गुनहगार वो खुद को समझ रही थी। अगर उन्होंने बचपन से ही दादी की डांट से ना डर कर सोनाक्षी की परवरिश सुहानी की तरह की होती तो आज उनकी दोनों बेटियां अपनी जिंदगी में सुकून से रह रही होती। सोनाक्षी भले ही कितनी गलत हो, लेकिन वह थी तो सुनैना जी की बेटी, इसलिए मां होने के नाते उन्हें अपनी दोनों बेटियों की फिक्र हो रही थी। वो चाहती थी कि सुहानी अपने ससुराल लौट जाए और अपने परिवार के साथ खुशी से रहे और उनके सोनाक्षी को इसके किए की माफ़ी मिल सके और वह अपने घर वापस लौट आए। इस वक्त उन्हें अपने दोनों बेटियों को ही लेकर फिक्र हो रही थी, इसलिए वह भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर उनके से सलामती की दुआ कर रही थी। सुहानी जब कियारा को लेकर अपने कमरे से बाहर निकली, तब बाहर का नज़ारा देखकर वह उसे देखते ही रह गई। पूरे घर को फूलों और लाइट से सजाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ किसी जश्न की तैयारी हो रही हो। सुहानी ने जैसे ही कियारा के साथ अपने कमरे से पहला कदम बाहर रखा तो उसी वक्त एक बलून फूटने की आवाज आई, और उसके साथ ही कियारा और सुहानी पर फूलों की बारिश होने लगी। सुहानी यह सब देखकर काफी चौंक गई थी। वो तो पहले ही बाहर आने से घबरा रही थी और अभी ये देखकर तो वह शॉक हो गई। एक वक्त था जब ऋषभ उसके लिए ऐसे ही सरप्राइज प्लान करता था, लेकिन अब तो वो वक्त कहीं गायब ही हो गया था। उनके प्यार की शुरुआत होने से पहले ही वो रिश्ता खत्म हो गया था।
लेकिन वही कियारा अपना इतना प्यार वेलकम देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। फूलों की बारिश से तो वो इतना ज़्यादा खुश हो गई कि वह वहीं पर उछलने लग गई और उन फूलों के साथ खेलने लगी। कियारा को अपने वेलकम में इतना ज़्यादा खुश होता हुआ देखकर घर के बाकी सदस्य भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। बलू फटने के बाद सभी ने एक साथ कहा, वेलकम होम प्रिंसेस। सुहानी तो ये सब देखकर अभी भी शौक में ही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कियारा बहुत ज़्यादा खुश हो रखी थी। कियारा को इतना कुछ देखकर कृष्णा और क्रिश जल्दी से उन दोनों के पास आए। क्रिश ने कियारा को अपने गोद में उठाकर चारों तरफ घुमा दिया। इससे कियारा भी काफी खुश रही थी, वह भी खिलाकर हंस रही थी। कियारा की आवाज जैसे ही सुहानी के कानों में गूंज आई तो उसे खुश देखकर सुहानी के चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई। कृष्णा जो सुहानी के पास आ गई थी, उसने सुहानी से कहा, आओ नादी, सब आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सुहानी कृष्णा के साथ आगे बढ़ी ही थी कि उसे कियारा के रोने की आवाज सुनाई दी। सुहानी ने जब पलट कर देखा तो कियारा क्रिश की गोद से उतरने के लिए छटपटा रही थी। उसे क्रिश से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। कियारा को इस तरह डरता हुआ देखकर सुहानी ने जल्दी से उसे अपनी गोद में ले लिया। कियारा के इस तरह से डरने से क्रिश काफी ज्यादा डर गया था। उसने भी जल्दी से कियारा को सुहानी को सौंपकर थोड़ा पीछे हट गया। सुहानी ने कियारा को चुप कराते हुआ कहा, डरने की कोई बात नहीं है बच्चा, मम्मा यहीं पर है आपके पास। सुहानी के थोड़ी देर कियारा को ऐसे गोद में लेकर चुप कराने के बाद फाइनली कियारा चुप हो गई थी। कियारा के चुप होने के बाद सुहानी उसे बड़े ही प्यार से पूछा, क्या हुआ बच्चा, आप ऐसे क्यों डर गए? कियारा ने थोड़ी डरी सहमी आवाज में अपनी माँ को बताया, मम्मा वह अंकल मुझे डटेंगे, मुझे बचाओ मामा, मैंने कुछ भी नहीं किया। कियारा के मुंह से ये सब सुनकर करके सभी लोग थोड़े डर गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने कियारा को कब डांटा, वह ऐसे क्यों बोल रही है, वह तो अभी अभी उससे मिले हैं, फिर वह क्रिश से इतना क्यों डर रही है। कुछ देर पहले तो वह काफी खुश लग रही थी, लेकिन अपनी बच्ची को इस तरह से डरता हुआ देखकर सुहानी को खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अपने प्यार के चक्कर में वह इस बात पर ध्यान ही नहीं दे पाई कि ऋषभ के बुरे बर्ताव की वजह से कियारा कितनी सहम गई है। सुहानी को इस बात पर काफी गुस्सा आ रहा था कि वह खुद के लिए सब कुछ बर्दाश्त करते करते इतना कैसे भूल गई कि उसे अपनी बच्ची की तकलीफ भी नजर नहीं आई। पिछले जिंदगी में तो सुहानी ने कभी कियारा के इस पहलू पर गौर ही नहीं किए कि उसके साथ साथ उसकी बेटी कितना कुछ झेल रही है। वो अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक होने की उम्मीद में ये देखना भी भूल गई कि उसकी बच्ची इन सब की वजह से कितना सफ़र कर रही है। अपनी इस नेगलिजेंस को लेकर सुहानी को खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इस जिंदगी में भी अगर सुहानी को अपनी मौत का किस्सा याद नहीं आता तो शायद ही वह कभी अपनी बेटी के इस पहलू पर भी ध्यान दे पाती। सुहानी ने यह बात हमेशा से ही नोटिस की थी कि ऋषभ के इस तरह चिल्लाने की वजह से कियारा काफ़ी सहम जाती थी, और फिर कियारा का ध्यान उस चीज़ से डाइवर्ट करने के लिए सुहानी को कितनी देर तक कियारा को दूसरी चीज़ों में बिजी रखना पड़ता था। सुहानी अभी भी कियारा को समझाने में ही लगी थी कि उसे इस घर में कोई नहीं डांटेगा, लेकिन कियारा अभी भी क्रिश से डर रही थी। प्रिया जी ने बात को संभालते हुए सुहानी के पास आई और उन्होंने कियारा का ध्यान अपनी तरफ बटाते हुए कहा, मेरी गुड़िया को किसने डांटा, आप मुझे बताओ, मैं अभी उसकी पिटाई करूंगी। प्रिया जी की डांटने वाली बात सुनकर कियारा काफी खुश हो गई। उसने अपनी शिकायत प्रिया से करते हुए क्रिश की कंप्लेंट प्रिया जी को कर दी। बिना गलती के भी क्रिश को कियारा पॉइंट आउट करने पर घर के सभी लोगों को क्रिश पर काफी हंसी आ रही थी। इस घर में कभी भी क्रिश को किसी ने नहीं डांटा था, लेकिन आज एक छोटी सी बच्ची की वजह से उसे डांट पड़ने वाली थी। कृष्णा तो इस बात का पूरा एंजॉय उठा रही थी। कियारा के कंप्लेंट सुनने के बाद प्रिया जी ने क्रिश का कान खींचते हुए कहा, तुमने मेरी गुड़िया को डांटा, तुम्हारे इतनी हिम्मत, रुको तो मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। क्रिश के कान खींचने और उसे डांट लगने के बाद कियारा काफी खुश हो गई थी और खुशी खुशी में कियारा ने ताली बजाकर प्रिया जी के इस बात की काफी प्रशंसा की।
प्रिया जी के इस बर्ताव से कियारा काफी खुश लग रही थी और घर के बाकी सदस्यों को तो कृष पर तरस आ रहा था। वो बिना बात के अपनी माँ से डांट खा रहा था। वो हमेशा से ही सब पर अपने दोष जमाता रहता था कि घर में उसे कभी भी प्रिया जी से कभी डांट नहीं पड़ी। वह उनका लाडला बेटा था। इस बात के लिए तो उसने कृष्णा को कितनी बार चढ़ाया भी था। प्रिया जी उसे कभी भी नहीं डांटती, लेकिन आज कियारा की वजह से न सिर्फ उसे डांट पड़ रही थी बल्कि प्रिया जी ने उसके कान भी खींच थे। ये सब देखकर कृष्णा तो कियारा की फैन हो चुकी थी। उसे काफी मजे आ रहे थे और सोने पर सुहागा तो कियारा ने ताली बजाकर कर दिया था। अपनी बेटी को खुश देखकर सुहानी को भी काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे कृष के लिए भी बुरा लग रहा था कि उसे बिना बात ही डांट पड़ गई। कृष को डांटने के बाद प्रिया जी ने उसे दूर जाकर खड़े हो जाने के लिए कह दिया। उसके बाद कृष्ण और प्रिया जी सुहानी और कियारा को लेकर सबके बीच में आ गई। सुहानी के आ जाने के बाद सभी इस घर में काफी खुश हैं। सावित्री जी तो सुहाने को लेकर सोफे पर बैठ गई और उससे बातें करने लग गई और उनके पास ही महेश जी और सुयेंज जी भी बैठे हुए थे। वो सुहानी से उसके बारे में पूछ रहे थे और उसे उसकी माँ के बारे में भी बहुत सारी बातें बता रहे थे। वहीं प्रिया जी और कृष्णा जी तो कियारा के साथ खेलने में बिजी थे। बेचारा कृष अकेला बच गया था। वो एक तरफ सोफे पर अकेला ही बैठे हुआ था, लेकिन कियारा को कृष्ण के साथ खेलते हुए देखकर उसे काफी अच्छा लग रहा था। भले ही कियारा उसे डर रही थी, लेकिन इस घर में कोई तो था जिसके साथ वो खुलकर खेल रही थी। काफी देर तक कियारा जब सबके बीच में आराम से कंफर्टेबल हो गई, तब प्रिया जी ने कृष को इशारे से अपने पास बुलाया। प्रिया जी का इशारा पाकर कृष भी उनके पास चला गया। प्रिया जी ने खेल खेल में कियारा की कृषि दोस्ती करवाने की पूरी कोशिश की थी। उन्होंने कियारा को ये भी यकीन दिलाया था कि अगर कृष ने उसे थोड़ा सा भी डांटा या उसे पर चिल्लाया तो वो उसकी अच्छे से पिटाई कर देगी। कृष भी कियारा से वादा किया था कि वो उसको कभी नहीं डांटेगा। प्रिया जी पर यकीन करने के बाद कियारा ने अपने मम्मा की तरफ देखा, जैसे वो उनसे पूछ रही हूँ कि क्या मम्मा मैं इसे दोस्ती कर लूँ। सुहानी जो बैठी तो अपने नानी माँ के साथ थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान अभी भी कियारा पर ही था। उन्होंने कियारा को जब अपनी तरफ इस तरह उम्मीद भरी आस में देखा तो सुहानी ने भी उसे इस बात के लिए हाँ कर दी। अपनी मम्मा की परमिशन मिलने के बाद कियारा ने कृष से दोस्ती कर ली थी। कियारा को पूरा यकीन था कि अब अगर कृष उस पर चिल्लाया तो उसकी नानी और उसकी मम्मा उसे खूब डांट खिलाएंगे, इसलिए अब वो बेफिक्र होकर आराम से कृष के साथ खेलने लग गई। कियारा को कृष और कृष्णा के साथ छोड़कर प्रिया जी अब उन सबके बिछाकर बैठ गए थी। प्रिया जी पर यकीन करने के बाद कियारा ने अपने मम्मा की तरफ देखा, जैसे वो उनसे पूछ रही हूँ कि क्या मम्मा मैं इसे दोस्ती कर लूँ। सुहानी जो बैठी तो अपने नानी माँ के साथ थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान अभी भी कियारा पर ही था। उन्होंने कियारा को जब अपनी तरफ इस तरह उम्मीद भरी आस में देखा तो सुहानी ने भी उसे इस बात के लिए हाँ कर दी। अपनी मम्मा की परमिशन मिलने के बाद कियारा ने कृष से दोस्ती कर ली थी। कियारा को पूरा यकीन था कि अब अगर कृष उस पर चिल्लाया तो उसकी नानी और उसकी मम्मा उसे खूब डांट खिलाएंगे, इसलिए अब वो बेफिक्र होकर आराम से कृष के साथ खेलने लग गई। कियारा को कृष और कृष्णा के साथ छोड़कर प्रिया जी अब उन सबके बिछाकर बैठ गए थी। ऐसे ही हंसी खुशी हो सब बैठकर बातें कर रहे थे। तभी सावित्री जी ने सुहानी से पूछा कि वो अब जिंदगी में आगे क्या करना चाहती हैं। सावित्री जी के इस तरह सवाल करने पर कुछ देर के लिए तो सुहानी चुप हो गई। सुहानी को चुप देखकर सावित्री जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुमने अभी कुछ सोचा नहीं है तो बाद में बात करेंगे, अभी के लिए तुम परेशान बहुत हो, आराम से रहो। अपनी नानी माँ की बात सुनकर सुहानी ने कहा, नानी माँ मैं अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मेरी कॉलेज कंप्लीट हो चुकी है, मुझे बस इंटर्नशिप करनी बाकी है। मैं जल्द ही बेंगलुरु के अस्पताल में जाकर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करूँगी। सुहानी की बात सुनकर प्रिया जी ने कहा, तुम परेशान मत हो, यहाँ अपना ही कॉलेज है और उसे अटैच हॉस्पिटल भी अपना ही है। इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए तुम्हें एक बार जाकर एप्लीकेशन सबमिट करवाने, उसके बाद सारा काम मैं संभाल लूँगी।
प्रिया जी के पास बात सुनकर सुहानी ने कहा, लेकिन आंटी मेरे बिना अकेले कैसे रह पाएगी। सुहानी के मन की दुविधा को सुनकर सावित्री जी ने उसके सर पर हाथ फिराते हुए कहा, वह देखो हमारी प्रिंसेस इन दोनों के साथ काफी घुल मिल गई हैं। तुम आराम से अपने इंटर्नशिप कंप्लीट करो और उसके बाद अपनी मामी की तरह एक बड़ी डॉक्टर बन जाओ। प्रिंसेस का ख्याल रखने के लिए हम सब हैं ना। सावित्री जी ने जिस तरफ अभी अभी इशारा किया था, सुहानी ने उस तरफ देखा तो कियारा सच में कृष्णा और कृष किसके साथ काफी घुल मिल गई थी। वो उन दोनों के साथ मिलकर खूब मस्ती कर रही थी और अब कियारा को कृष से डर भी नहीं लग रहा था। कियारा को खुश देखकर सुहानी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। यही तो वो चाहती थी कि उसकी प्रिंसेस ऐसे ही खुश रहे, खूब मस्ती करे और अपनी जिंदगी जिए, उसे सभी का प्यार मिले। अपने ससुराल में तो सुहानी की यह विश कभी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन अब उसके खुद के ननिहाल में उसकी विश पूरी हो रही थी। कियारा को खुश देखकर सुहानी ने कहा, थैंक यू आंटी, मेरी प्रिंसेस की जिंदगी में ये खुशियां लाने के लिए। सुहानी का थैंक यू सुनकर प्रिया जी ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, मम्मी जी देखिए ना, एंजल जब से आए हैं वह मुझे आंटी आंटी का कर पुकार रही हैं। ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोई बाहर वाली हूँ। प्रिया जी सुहानी के द्वारा खुद को मामी नहीं कहने पर अपनी नाराजगी दिखा रहे थे, लेकिन सुहानी के मन में जैसे ही एंजल शब्द सुना उसके दिमाग में बहुत कुछ एक साथ चलने लग गया। एक वक्त था जब सुहानी इस नाम को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाया करती थी, लेकिन अब इस नाम से सुहानी को डर लगने लगा था। सुहानी को फिर से खोया हुआ घबराए देखकर सावित्री जी ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम्हें प्रिया को मामी कहना अच्छा नहीं लगता क्या? अपनी नानी माँ की बात सुनकर सुहानी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, वह मैं जब से आंटी से मिली थी तब से इन्हें आंटी ही कहा है ना, तो इसलिए। एक बार फिर से सुहानी के मुंह से अपने लिए आंटी सुनकर इस बार प्रिया जी सच में नाराज हो गई। उन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि सुहानी घर में सभी को उनके रिश्तों के नाम से पुकारती है और उन्हें आंटी कहकर। प्रिया जी ने नाराज होते हुए कहा, मम्मी जी हमें बात ही नहीं करनी, हम तो बाहर वाले हैं ना, ये हमें मामी क्यों कहेंगी। प्रिया जी को नाराज होता हुआ देखकर सुहानी उदास हो गई। एक वही तो थी जो उसे उसकी माँ के परिवार में लेकर आई थी, उन्हीं को देखकर तो सुहानी को अपनी माँ की इमेज बना रखी थी दिमाग में। सुहानी को लगता था कि उसकी माँ भी बिल्कुल प्रिया जी की तरह ही रही होगी। अगर आज वह होते तो वह भी उसे प्रिया जी जैसे उसे उतना ही प्यार करती। सुहानी ने उदास होते हुए प्रिया जी से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी भी आपको आंटी नहीं कहूंगी, आप तो मेरी मामी हैं ना, और मामी तो माँ से भी ज्यादा प्यार करती हैं, फिर भला मैं आपको आंटी कैसे कह सकती हूँ। मुझसे गलती हुई, इसके लिए आप मुझे माफ नहीं करेंगे। सुहानी के मुंह से फाइनली अपने लिए मामी सुनकर प्रिया जी काफी अच्छा लग रहा था। उनकी आंखों के सामने वो सीन चल रहा था जब दो लड़कियां एक साथ बैठी हुई थी और उनमें से एक लड़की ने कहा था, देखना प्रिया, जब मेरे बच्चे होंगे ना तो वह तुझे मासी कहकर पुकारेंगे। तब प्रिया जी ने कहा था, नहीं, मुझे उनकी मासी नहीं बनना, मुझे उनकी मामी बनना है। मामी वह जो माँ से भी ज्यादा प्यार करे, मासी तो माँ जैसी होती है ना। मुझे उनकी मासी नहीं, उनकी मामी बनना है। मैं उन्हें तुझसे ज्यादा प्यार करूंगी। वो उन दोनों लड़कियों का बचपन था जब उन्हें रिश्तों की सही समझ भी नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान छोटे बच्चों की जल्दी सुन लेता है, और वही वो उन दोनों लड़कियों की भी भगवान ने सुन ली थी। प्रिया जी सच में सोनारिका के बच्चों की मासी नहीं मामी बन गई थी, लेकिन प्रिया जी को इस बात का दुख था कि इस बात को देखने के लिए उन सब के बीच में सोनारिका ही नहीं थी। वो भले किसी को अपना दुख दिखाती नहीं थी, लेकिन ये सच था कि सोनारिका जी को सबसे ज्यादा मिस वही करते थे। सोनारिका जी सिर्फ उनकी नन्नद ही नहीं बल्कि उनकी बचपन की वो साथी थी जिन्होंने अपना दुख सुख सब कुछ एक साथ बांटा था। मामा जी अपनी बहन को खोने का दुख नहीं छुपा पाते थे, वो दिखा ही देते थे, लेकिन प्रिया जी के सर पर तो उनसे भी ज्यादा जिम्मेदारियां थी। प्रिया जी को तो सोनारिका के परिवार को भी तो संभालना था। अगर उन्होंने अपने इमोशंस के आगे हार मान ले तो उसके परिवार को कौन संभालेगा, ही सोचकर उन्होंने कभी भी अपने इमोशंस के आगे हार नहीं मानी। प्रिया जी को खोया हुआ देखकर सुहानी ने कहा, क्या हुआ मम्मी, आप अभी भी मुझसे नाराज हैं?
सुहानी की आवाज़ सुनकर प्रिया जी अपने वर्तमान में वापस आते हुए उन्होंने सुहानी के दोनों गालों पर अपने हाथ रखे और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, हम आपसे नाराज कभी हो ही नहीं सकते बेटा। आप तो हमारी वह दुआ हो जो हमने अपनी सोना के साथ भगवान से मांगी थी। आप हमारे लिए भगवान के आशीर्वाद से कहीं भी कम नहीं हो। हमने आपकी माँ के साथ मिलकर एक सपना सजाया था जिसमें हम दोनों चाहते थे कि हम दोनों के बच्चे एक साथ रहें और उनके बीच भी वही रिश्ता हो तो हम दोनों के बीच था। आज वो सपना सच होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मेरी सोना आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन वह जहाँ कहीं भी होगी ना, तुम्हें इस तरह खुश देखकर काफी खुश हो रही होगी। तुम जानती हो, तुम्हारा जन्म होने से पहले ही हमने तुम्हारा नाम एंजल रख दिया था। ये नाम तुम्हारी माँ ने रखा था। वह चाहती थी कि उनकी एंजल अपनी जिंदगी में वह सब कुछ हासिल करे जो वो डिजर्व करती हैं। आपकी माँ हमेशा यही चाहते थे कि उनके बच्चों को इस दुनिया की सारी खुशियाँ मिले और जो भी चाहे तब उनके कदमों में हो। प्रिया जी ने खुश होते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ, मैंने और तुम्हारे मामा ने एंजल के नाम से एक ऑर्फेनिज्म भी खोला था। हम चाहते थे उन सभी बच्चियों को भी वो सब कुछ मिले जिनके माँ बाप उनकी कदर न समझ पाए। और यह आइडिया किसी और का नहीं, तुम्हारी माँ का ही था। उसका कहना था कि कुछ माँ इतनी बदनसीब होती है कि वो अपनी बेटियों को अपना तक नहीं पाती, उनका बचपन भी नहीं देख पाती और ना ही उन्हें बड़े होते हुए देख पाते हैं। कोई भी माँ कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते कि जब तक उसके कोई बहुत ही ज़्यादा मजबूरी ना रही हो। एक माँ तो अपने बच्चों को अलग छोड़ सकती है, लेकिन उस बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है कि वह इस दुनिया में दर दर की ठोकरें खाए, क्योंकि उसकी माँ बाप की कोई मजबूरी थी इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। इसलिए तुम्हारी माँ ने यह अनाथ आश्रम खोला था ताकि उन सभी बच्चों को वह माँ बाप का प्यार तो ना सही लेकिन वह सारी सुख सुविधा दे सके जो वो बच्चे डिजर्व करते हैं। वो चाहती थी कि आगे जाकर इस अनाथ आश्रम को तुम ही संभालो। प्रिया जी ने खुश होते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ, मैंने और तुम्हारे मामा ने एंजल के नाम से एक ऑर्फेनिज्म भी खोला था। हम चाहते थे उन सभी बच्चियों को भी वो सब कुछ मिले जिनके माँ बाप उनकी कदर न समझ पाए। और यह आइडिया किसी और का नहीं, तुम्हारी माँ का ही था। उसका कहना था कि कुछ माँ इतनी बदनसीब होती है कि वो अपनी बेटियों को अपना तक नहीं पाती, उनका बचपन भी नहीं देख पाती और ना ही उन्हें बड़े होते हुए देख पाते हैं। कोई भी माँ कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते कि जब तक उसके कोई बहुत ही ज़्यादा मजबूरी ना रही हो। एक माँ तो अपने बच्चों को अलग छोड़ सकती है, लेकिन उस बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है कि वह इस दुनिया में दर दर की ठोकरें खाए, क्योंकि उसकी माँ बाप की कोई मजबूरी थी इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। इसलिए तुम्हारी माँ ने यह अनाथ आश्रम खोला था ताकि उन सभी बच्चों को वह माँ बाप का प्यार तो ना सही लेकिन वह सारी सुख सुविधा दे सके जो वो बच्चे डिजर्व करते हैं। वो चाहती थी कि आगे जाकर इस अनाथ आश्रम को तुम ही संभालो। प्रिया जी यह बताते हुए काफी खुश हो रखी थी। अपनी बात कहते कहते प्रिया जी आज काफी इमोशनल हो गए थे, उनका गला रुधने लगा था। महेश जी ने जाकर प्रिया जी को संभाला, तब जाकर वो कुछ हद तक ठीक हो गई थी। प्रिया जी अपने इमोशंस किसी के सामने भी शो नहीं करते थे, लेकिन आज सुहानी को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई और इस तरह से इमोशनल हो गई। सुहानी ने जाकर अपनी मामी के कदमों में बैठकर और उनके हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं जानती हूँ मामी आप माँ को काफ़ी मिस कर रहे होंगे। मैं ये तो नहीं जानती कि मेरी माँ यहाँ से क्यों चली गई और क्या मजबूरी उनकी रही होगी कि उन्हें सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा, और क्या ही वजह रही होगी कि उन्होंने मुझे भी खुद से दूर कर दिया। बीते वक्त की बातों को तो मैं ठीक नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ आपने और माँ ने जो भी सपने साथ में मिलकर संजोए थे मैं उन सभी सपनों का पूरा करूँगी। रोने और उदास होने के दिन गए मामी, उन्हें मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। अब हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी और इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। सुहानी का कॉन्फिडेंस देखकर और उसका वादा सुनकर घर में सभी खुश हो गए थे। इस वक्त क्रिश और कृष्णा भी कियारा को लेकर वहां आ गए। कियारा खेलते खेलते काफी थक गई थी, इसलिए वो दोनों उसे लेकर उन सबके पास आ गए थे। सुहानी की बातें उन दोनों ने भी सुनी थी, इसलिए सुहानी का साथ देते हुए उन दोनों ने कहा,
आप अकेले नहीं हो, हम भी आपके साथ हैं। इस घर की खुशियों की जिम्मेदारी आप अकेले नहीं उठाओगे, हम आपके साथ मिलकर इस घर में खुशियां भरेंगे। उन दोनों का साथ पाकर सुहानी को एक बार के लिए ऐसे लगा जैसे उसके दोनों भाई आकाश और शिवांश यहाँ आ गए हो। लेकिन सुहानी ने खुद को अपनी इमेजिनेशन से बाहर निकालकर उन दोनों की तरफ पलट कर कहा, बिल्कुल, हम मिलकर इस परिवार की खुशियों को संजोएंगे और वो हर सपना पूरा करेंगे जो हमारे बड़ों ने देखा था। एक तरफ सुहानी अपने परिवार के साथ खुश थी, वो अपने बुरे बीते दिनों को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। वहीं दूसरी तरफ से गायत्री जी ने अपना पूरा जोर लगा दिया था ये पता करने के लिए कि सुहानी कहाँ चली गई। ऋषभ को जब से यह बात पता चली थी कि उसने अपनी गलतफहमी में आकर सुहानी के साथ इतना गलत किया है, तब से ना तो सो पा रहा था और ना ही जग पा रहा था। उसे एक पल का चैन भी नहीं मिला था। उसे हर वक्त यही डर सताता रहता था कि वह सुहानी और कियारा को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। ऋषभ को नींदों में भी यही सपने आते थे कि सुहानी और कियारा उसे हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं, इसलिए वह सो भी नहीं पा रहा था। लेकिन सारी कोशिशें के बाद भी उन्हें इस बात का पता तक नहीं चला कि सुहानी आखिर गई कहाँ। ऋषभ और गायत्री जी ने कई बार जाकर आनंद जी से भी यह बात पूछनी चाहिए कि अगर उन्हें कुछ भी पता है तो वह उन्हें बता दें, लेकिन इस बार आनंद जी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने भी हार मान ली थी कि उन्हें सुहानी के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो उन सभी से अपने सारे रिश्ते तोड़कर यहाँ से गई हैं, इसलिए इस बार वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। गायत्री जी को जो डर था कि ऋषभ की गलतियों की वजह से वह अपनी बहू और पोती को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे और एक बार फिर से ऋषभ की जिंदगी में वही खालीपन आ जाएगा जो सुहानी के आने से पहले उसकी जिंदगी में था, वो अब सच होता हुआ नजर आ रहा था। काफी वक्त तक सुहानी को ढूंढने के बाद गायत्री जी ने भी हिम्मत हार ली थी, लेकिन वह ऋषभ के लिए अपनी हिम्मत बांधे हुए थी। काफी वक्त गुजर गया था, लेकिन उन दोनों को अभी तक सुहानी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। आकाश भी शिवांश के साथ वापस से लौट गया था, लेकिन जाने से पहले शिवांश ने कियान को सब कुछ बता दिया। कियान और शिवांश बचपन से ही एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं। उन दोनों ने तो अपने डॉक्टर की पढ़ाई भी साथ में की थी। कियान का डॉक्टर बनने का कोई बचपन से सपना नहीं था, लेकिन शिवांश हमेशा से ही डॉक्टर बनना चाहता था और सुहानी भी इस बात से काफी खुश रहती थी कि उसके शिवांश भैया डॉक्टर बनेंगे। कियान शिवांश के साथ खेलने आया करता था और तभी से उसे एक तरफा प्यार सुहानी से हो गया था। सुहानी को देखकर हमेशा से ही कियान का लगता था जैसे वह कोई एंजल हो। सुहानी को डॉक्टर पसंद था, इसीलिए कियान शिवांश के साथ डॉक्टर बनने का सपना देखा और वो दोनों अपनी पढ़ाई करने के लिए बाहर चले गए। कियान चाहता था कि वो डॉक्टर बनकर सुहानी को प्रपोज करेगा और उसके बाद उससे शादी कर लेगा, लेकिन जब वह अपनी स्टडी के लिए बाहर गया हुआ था तभी पीछे से सुहानी की शादी उसके बड़े भाई ऋषभ के साथ हो गई। सुहानी की शादी ऋषभ के साथ होने की वजह से कियान को बहुत बड़ा धक्का लगा था। कियान का दिल टूटा था, इसलिए अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद भी, एक अच्छा डॉक्टर बनने के बाद भी कियान कभी घर लौटा ही नहीं। कियान अपने प्यार के बिना तो रह सकता था, लेकिन उसे किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता था। कियान को जब पता चला कि सुहानी की शादी ऋषभ के साथ हो गई है तो हाँ, उसका दिल जरूर टूटा था, लेकिन उसके बाद भी यही चाहता था कि सुहानी जहाँ भी रहे बस खुश रहे। सुहानी खुश है यही जानकर वो अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता है। शिवांश जब जाने से पहले कियान से मिलने गया था तब उसने उसे वो सारा बता दिया जो पिछले वक्त में उनके और सुहानी के साथ हुआ था। शिवांश आर्यन परिवार से हद से ज्यादा गुस्सा था, लेकिन वह जानता था कि कियान आर्यन परिवार का हिस्सा नहीं है। उसने बहुत पहले ही आर्यन परिवार को छोड़ दिया था और अपनी जिंदगी अकेले ही जिए जा रहा था। कियान आर्यन परिवार का हिस्सा होता तब भी शिवांश उससे मिलने जरूर जाता, क्योंकि वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। शिवांश तो खुद चाहता था कि सुहानी की शादी कियान के साथ हो और वह हमेशा खुश रहे, लेकिन उसकी विश पूरी होने से पहले ही सुहानी की शादी है ऋषभ के साथ हो गई। एक ये भी वजह थी कि शिवांश आनंद जी से नाराज रहता था, क्योंकि उन्होंने सुहानी की शादी ऋषभ के साथ होने दी।
शिवांश हमेशा से जानता था कि ऋषभ खड़ूस नेचर का इंसान है, वो हमेशा गुस्से में ही रहता है। इसलिए उसे लगता था कि ऋषभ सुहानी के लिए सही लाइफ पार्टनर नहीं है। उसके बाद भी उन्होंने सुहानी की शादी ऋषभ के साथ करवाई, इसलिए वह सबसे नाराज था। लेकिन सुहानी को अपने ससुराल में खुश देखकर उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन यहाँ आने के बाद जो कुछ भी उसने अपनी आंखों के सामने देखा, उसे देखकर उसे यकीन हो गया था कि वो गलत नहीं था। ऋषभ सही में उसकी बहन के लिए सही रिश्ता नहीं था। आज ऋषभ की वजह से ही सुहानी उन सब से दूर थी। वो अपने भाइयों तक को छोड़कर चली गई थी। लेकिन कियान ऐसा नहीं था। कियान ने बचपन से ही सुहानी का ध्यान रखा था। वो सभी की फीलिंग की काफ़ी रिस्पेक्ट करता था। कियान काफ़ी शांत स्वभाव और केयरिंग नेचर का इंसान है, और इसके साथ ही शिवांश ये भी जानता था कि कियान सुहानी को पसंद करता है। इसलिए जाने से पहले शिवांश कियान से मिलना चाहता था, और जब वो कियान से मिला तो उसने उसे वो सब कुछ बता दिया जो कियान अब तक नहीं जानता था। शिवांश को ये बात तो नहीं पता थी कि सुहानी और ऋषभ के बीच में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी, लेकिन उन्हें बस इतना पता था कि ऋषभ सुहानी से बेइंतहा नफरत करता था। इतनी ज़्यादा नफरत थी कि वो सुहानी और कियारा को अपनी ज़िंदगी में देखना तक नहीं चाहता था। ऋषभ ने बहुत बार सुहानी के साथ बदतमीजी भी की थी, और यही बात जब कियान को पता चली तो गुस्से में उसका खून खोलने लग गया। उसकी नसें तन गई। उसे उस वक्त इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके अपनी घर में सुहानी के साथ इतना कुछ हो गया, ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो तो हमेशा उसे खुश देखना चाहता था, फिर उसके साथ इतना गलत कैसे हो गया। शिवांश से मिलने के बाद कियान सीधा आर्यन पैलेस चला गया। कियान जब आर्य पैलेस पहुंचा तो गार्ड ने गायत्री जी को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। कियाना घर लौट रहा है, इस बात को सुनकर गायत्री जी खुश होने की जगह काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। वो जल्दी से नीचे की तरफ गई ताकि वह कियान को ऋषभ से मिलने से रोक सके, लेकिन वह कियान को अंदर आने से रोक पाती है उससे पहले ही कियान घर के अंदर आ चुका था। ऋषभ जो इस वक्त अपने कमरे से निकल रहा था, कियान को देखकर वो उसके पास चला गया। अपने भाई को इतने वक्त बाद अपनी आंखों के सामने देखकर ऋषभ को काफ़ी खुशी हुई थी, इसलिए उसने उसे सीधे जाकर गले लगा लिया। वैसे भी ऋषभ इस वक्त जिस दौर से गुजर रहा था, उस वक्त उसे अपने भाई की सख्त ज़रूरत थी। इसलिए कियान को देखकर ऋषभ खुश था कि इस मुश्किल वक्त में कियान उसके साथ है। ऋषभ ने अपने भाई को गले लगाया था क्योंकि वो काफ़ी वक्त के बाद अपने भाई से मिल रहा था। ऋषभ नहीं जानता था कि कियान घर क्यों छोड़ रखा है, वो कभी घर आता ही नहीं था। गायत्री जी ने भी सभी को यही कह रखा था कि कियान अपने काम के सिलसिले में अकेले रहना ही पसंद करता है। किसी को भी गायत्री जी के इस रीज़न पर यकीन तो नहीं था, लेकिन उनके पास ये बात मानने के अलावा कोई और चॉइस भी नहीं थी। कियान उन्हें कुछ बताकर ही नहीं गया था, वो बिना बोले ही इस घर से दूर अपना फ्लैट लेकर रहने लगा था। ऋषभ ने जब कियान गले लगाया तो कियान का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया, और गुस्से में आकर उसने ऋषभ को जोर से धक्का दे दिया। अचानक धक्का लगने की वजह से ऋषभ खुद को संभाल नहीं पाया और नीचे जा गिरा। गायत्री जी जो ऊपर से नीचे आ रही थी, उन्होंने जब देखा कि ऋषभ गिरने वाला है तो उनके मुंह से अचानक ही जोर से निकला ऋषभ। गायत्री जी की आवाज़ सुनकर बाकी घरवाले भी वहां आ गए। बाहर आकर जब उन्होंने अपने सामने का नज़ारा देखा तो ऋषभ नीचे जमीन पर गिरा हुआ था और कियान बेहद गुस्सा लिए उसके सामने खड़ा हुआ था। ऋषभ को समझ में नहीं आया कि कियान उससे गुस्सा क्यों है और उसने उसे धक्का क्यों दिया, लेकिन वो सीधे ही जाकर अपने भाई से उसके लिए भीड़ तो नहीं सकता था, इसलिए ऋषभ ने खुद को संभाल कर खड़ा किया और उसके बाद उसने कियान के पास वापस आते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम इतना गुस्से में क्यों है। ऋषभ को इतना नॉर्मल बिहेव करते देखा कियान का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ऋषभ नॉर्मल कैसे हो सकता है। ऋषभ को जब पता ही नहीं था कि कियान किस बात को लेकर उससे गुस्सा है तो उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसे रीज़न पता चले तो वो उसे समझाया, जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करे, बिना वजह जाने ऋषभ ऊस क्या है कहे।
ऋषभ ने जब दोबारा कियान के कंधे पर हाथ रखना चाहा तो कियान ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया। कियान ने एक बार और धक्का देता है उससे पहले ही ऋषभ ने उसके हाथ पकड़ लिया। ऋषभ ने गुस्से में कियान को शांत करते हुए कहा, हो क्या गया तुझे, एक तो इतने वक्त की बाद तो घर आया और आते ही इतना गुस्सा। क्या हुआ है जो तू इतना गुस्से में है और मुझे किस बात की नाराजगी है तेरी। ऋषभ अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन अपने भाई का ये बिहेवियर देखकर उसे अंदर ही अंदर और भी ज्यादा हर्ट हो रहा था। लेकिन इस वक्त वह अपने इमोशंस को सबके सामने शो नहीं करवा सकता था। ऋषभ के सवाल सुनकर कियान ने गुस्से में जलते हुए कहा, जानना चाहते हो ना आप किस बात को लेकर मैं इतना गुस्सा हूं, तो सुनो। कियान उसके आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही गायत्री जी इन सबके बीच में आ गई। उन्होंने कियान को चुप करते हुए कहा, तुम चुप हो जाओ, हम बैठकर बात करते हैं। और यह क्या तरीका है अपने भाई से बात करने का। ये सिखाया है मैंने आपको, ये परवरिश दी है मैंने आपको। गायत्री जी को लगा था कि वो कियान को चुप करा देंगे और उसके बाद उसे प्यार से समझा भी देंगे, लेकिन आज कियान किसी की भी सुनने के मूड में नहीं लग रहा था। कियान ने गायत्री जी से नाराज होते हुए कहा, क्या समझाएंगे माँ आप मुझे, और क्या कब तक समझाते रहेंगे आप मुझे। कभी अपने इस लाडले को भी समझा दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कियान की बातें सुनकर घर में किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कियान किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन गायत्री जी कियान गुस्से में देखकर बहुत ज्यादा डर रही थी। ऋषभ ने गायत्री जी को इस तरह से देखकर कहा, माँ बात क्या है, कियान किस बात को लेकर मुझसे गुस्सा है और आप इतना घबरा क्यों रही हैं। ऋषभ के पूछने के बाद भी गायत्री जी ने ऋषभ को कुछ नहीं बताया, लेकिन कियान ने अपना गुस्सा कंट्रोल न करते हुए ऋषभ से कहा, इसे क्या पूछ रहे हूँ, मैं बताता हूँ ना। कियान का एक बार फिर से सच बोलना गायत्री जी को पसंद नहीं आया। उन्होंने क्या उनको चुप करते हुए कहा, तू चुप हो जा, मैं सब संभाल रही हूँ ना। कियान ने गायत्री जी से गुस्सा होते हुए कहा, क्या संभाल रही है माँ आप, हाँ क्या संभाल रही हैं, मुझे भी तो बताइए क्या संभाल रहे हैं। सब कुछ तो बिगाड़ दिया आपने, कुछ साल पहले भी आपने मुझे इसी तरह चुप कराया था ना, क्या हुआ उसका नतीजा देख लिया ना आपने। कियान की बातें सुनकर गायत्री जी समझ रही थी कि कियान अब क्या बोलने वाला है। गायत्री जी ने कियान को चुप कराते हुए कहा, हमने कहा ना कि हम बैठकर बात करेंगे, मैंने आपसे कहा ना कि आप अपने कमरे में जाइए, हम बैठकर बात करेंगे बाद में इस बारे में, तो जाइए अपने कमरे में। घर में किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि गायत्री जी उन सब से क्या छुपाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन आज कियान बहुत गुस्से में था और वह गायत्री जी की एक भी बात सुनने के मूड में नहीं लग रहा था। उसने गायत्री जी की ओर देखकर कहा, यही तो करते आए हैं आप बचपन से, मुझे चुप करने के अलावा आप और कर भी कह सकती हैं। आपके लिए सबसे ऊपर तो आपका ये लाडला बेटा ही रहा है ना। वो कुछ भी करे लेकिन आप उसे कभी कुछ नहीं कहेंगे, और अगर कोई उसके खिलाफ आज उठना भी चाहे तो आप उसे चुप करा देती हैं। और उसका नतीजा आप अच्छे से देख रही हैं माँ, लेकिन फिर भी आप उसे कुछ नहीं कहेंगे। कब तक अपने अंदर के गिल्ट के चलते आप उसकी गलतियों को छुपाते रहेंगे, कब तक माँ, कब तक चलेगा आपका ये सब, और कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करेंगे आप अपने इस लाडले बेटे के चक्कर में। उसने गायत्री जी की ओर देखकर कहा, यही तो करते आए हैं आप बचपन से, मुझे चुप करने के अलावा आप और कर भी कह सकती हैं। आपके लिए सबसे ऊपर तो आपका ये लाडला बेटा ही रहा है ना। वो कुछ भी करे लेकिन आप उसे कभी कुछ नहीं कहेंगे, और अगर कोई उसके खिलाफ आज उठना भी चाहे तो आप उसे चुप करा देती हैं। और उसका नतीजा आप अच्छे से देख रही हैं माँ, लेकिन फिर भी आप उसे कुछ नहीं कहेंगे। कब तक अपने अंदर के गिल्ट के चलते आप उसकी गलतियों को छुपाते रहेंगे, कब तक माँ, कब तक चलेगा आपका ये सब, और कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करेंगे आप अपने इस लाडले बेटे के चक्कर में। गायत्री जी नहीं चाहती थी कि कियान सबके सामने ये सब बोले, इसलिए उन्होंने कियान प्यार से समझाते हुए कहा, कियान हम आपको सब कुछ समझाएंगे, लेकिन अभी के लिए आप प्लीज अंदर जाइए। गायत्री जी के समझाने के बाद भी कियान ने उनकी एक बात नहीं मानी। कियान ने गायत्री जी से कहा, नहीं माँ, आपके समझाने का वक्त जा चुका है, अब आप मुझे नहीं समझा पाएंगे और अब मुझे आपसे कुछ समझना भी नहीं है।
आपका बेटा होने का फर्ज मैंने काफी निभा लिया, अब मुझे और नहीं होगा। कियान की इस तरह की बातें सुनकर घर में सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कियान कभी भी अपनी मां के अगेंस्ट जाकर कुछ नहीं बोलता था, फिर आज कियान को किस बात का इतना गुस्सा है कि वह गायत्री जी की एक बात सुनने को तक तैयार नहीं है। कियान की बदतमीजी देखकर ज्ञान के पापा ने उसे कहा, कियान की क्या तरीका है अपनी मां से बात करने का। ऋषभ ने कियान के पास जाकर कहा, तू क्या कहना चाहता है, मुझे बता, तुझे किस बात की नाराजगी है, क्यों गुस्सा है तू इतना, सबसे तू माँ की भी बात नहीं सुन रहा। गायत्री जी और अपने पापा की बात सुनकर कियान कुछ हद तक अपना गुस्सा कंट्रोल कर गया था, लेकिन फिर से ऋषभ के बोलने की वजह से उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने ऋषभ को खुद से दूर धकेलते हुए कहा, आप हो इन सब की वजह, बचपन से जो कुछ भी गलत हुआ है उन सब की वजह आप हो। मैंने माँ से कुछ भी मांगा और वह आपको पसंद आ गया तो माँ ने सबसे पहले उसे आपकी झोली में डाल दिया, पर मुझे हमेशा ये कहकर चुप कर दिया गया कि आप मेरे बड़े भाई हो और हर अच्छी चीज़ पर पहले हक बड़े भाई का होता है। और मैं चुप भी रहा क्योंकि अपनी चीज़ों को अपने भाई को देखकर मुझे किसी बात का दुख भी नहीं था। लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि मेरी चीज़ों के लेते लेते एक दिन आप मुझसे मेरा प्यार भी छीन लेंगे। कियान बात सुनकर ऋषभ को सही में शौक लगा था। उसने कियान कहा, मैंने तुम्हारा कब प्यार छीना। कियान ने ताली बजाते हुए कहा, आपको आपकी माँ ने इस बारे में भी कुछ नहीं बताया, या अब भी आप अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं। चलो नहीं बताया तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। क्या जानते हैं आप मेरे बारे में, सिर्फ इतना कि मैं आपकी प्यारी माँ का छोटा बेटा हूँ, आपका छोटा भाई। इसके अलावा क्या जानते हैं आप मेरे बारे में। मैंने जो भी चाह सब कुछ छीन लिया आपने मुझसे, मेरे खिलौने, मेरी माँ, सब छीन लिया। फिर भी आपका मन नहीं भरा तो आपने मेरा प्यार ही मुझसे छीन लिया। मैं जिस लड़की को बचपन से प्यार करता था, आपने अचानक शादी के मंडप में उससे शादी कर ली। आप तो किसी से भी शादी कर सकते थे ना, आपको तो फर्क नहीं पड़ता था कि आपकी शादी किससे हो रही है। तो फिर आपने मेरे प्यार से शादी क्यों की, और वह भी मेरी एब्सेंस में, ताकि मैं आपको कुछ कह भी ना सकूं। उसके परिवार को इज्जत का नाम देखकर अपने अच्छे से फंसाया, और वह मान भी गए उसकी शादी आपसे करवा दे। कियान की बात सुनकर ऋषभ के दादाजी ने कहा, हमने किसी को भी फोर्सफुली शादी करने के लिए नहीं कहा, उसने अपनी मर्जी से शादी के लिए हाँ की थी। क्या करती वो आपसे शादी नहीं करती तो अपने पापा की बेइज्जत होने देती आप सबके सामने। कियान की बातें सुनकर घर में सभी को धक्का लगा था। ऋषभ को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि कियान सुहानी के बारे में बात कर रहा है। उसने कियान से ये कंफर्म करने के लिए कहा, तू सुहानी से प्यार करता था। कियान ने सुहानी का नाम ऋषभ के मुंह से सुनकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने कहा, हाँ प्यार करता था, उससे बचपन से प्यार करता था। एक वही तो थी जिसके भरोसे में ये जिंदगी जीना चाहता था। मैंने अपनी जिंदगी हमेशा उसके साथ ही जीनी चाहिए, लेकिन आपकी वजह से मेरी जिंदगी का इकलौता सपना भी टूटकर बिखर गया। लेकिन उसके बाद भी मैं खुश था, जानते हो क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वह खुश रही। मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, मैं उसे खुश देखकर भी अपनी जिंदगी जी लेता, लेकिन आपने तो मेरी वो विश भी पूरी नहीं होने दी। कियान के मुंह से यह सुनकर कि वो सुहानी से बचपन से प्यार करता था, ऋषभ को बहुत बड़ा झटका लगा था। ऋषभ के पापा ने आगे आते हुए कहा, कियान बेटा, अगर तू सुहानी से प्यार करता था तो तूने हमें कभी कुछ बताया क्यों नहीं? कियान ने कहा, मैंने बताया था दादू, मैंने माँ को सब कुछ बताया था। माँ जानती थी कि सुहानी मेरा प्यार है, मैं उसे किस हद तक प्यार करता हूँ, माँ सब जानती थी। लेकिन उन्होंने अपने लाडले बेटे के लिए मेरे प्यार को कुर्बान कर दिया, जैसे वो बचपन से मेरी हर चीज को करते आई थी। आपको पता है पापा, मैं बचपन से एक पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता था, फिर मैं डॉक्टर क्यों बन गया? क्योंकि सुहानी को डॉक्टर पसंद था। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता था पापा। ये सब जानते हुए भी माँ ने सुहानी की शादी भाई से होने दी। जब मुझे पता चला कि भाई की शादी सुहानी सी हो गई है, तब मैंने माँ को कहा था कि वो सुहानी को इस दलदल में ना फंसने दे। भाई को तो वैसे भी किसी से प्यार नहीं था।
लेकिन न जाने कैसे बचपन से हर उसे चीज को जिससे मैं प्यार करता था वह भाई को पसंद आए जाती थी, वैसे ही सुहानी से प्यार न होने के बाद भी उन्हें सुहानी पसंद आ गई और भाई को सुहानी पसंद आ गई, इसलिए माँ ने उसे भाई की झोली में डाल दिया। इतना सब कुछ जानकर भी मैं खुश था पापा, क्योंकि जब मैं घर आया तब मुझे सुहानी खुश लगी। मैं उसे खुश देखकर भी अपनी जिंदगी काट लेता, लेकिन भाई को तो जैसे बचपन से मेरी खुशी पसंद नहीं थी, उन्हें ये खुशी भी पसंद नहीं आई। उन्होंने उस बेचारी का इस घर में जीना हराम कर दिया, उसकी बच्ची तक को नहीं अपनाया। क्या किया था उसने ऐसा जो आप उसे इतनी नफरत करते थे? जब इतनी ही नफरत थी तो क्यों की उससे शादी और क्यों किया उसकी जिंदगी बर्बाद? आज आपकी वजह से सुहानी इस घर को छोड़कर चली गई, इस घर को ही नहीं वह अपने परिवार को भी हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। किसी को ये तक नहीं पता कि वो कहाँ है, किस हाल में है। एक अकेली लड़की अपने बच्चे के साथ कैसे मैनेज कर रही होगी। एक दिन, सिर्फ एक दिन आप बिना आर्यन सरनेम की जिंदगी जीकर दिखा दो भाई, आपको इस दुनिया का सच पता चल जाएगा। तब आपको समझ आएगा कि एक लड़की का इस दुनिया में जीना कितना मुश्किल है। लेकिन आपको इससे क्या, आपका ईगो तो सेटिस्फाई हो रहा है ना? कियान के मुंह से सच से सुनने के बाद घर में सभी को धक्का लगा था। गायत्री जी तो वहीं पर निडाल होकर फर्श पर बैठ गई थी। ऋषभ, जिसे अभी भी पता चला था कि उसके भाई का प्यार सुहानी थी। ऋषभ सोच भी नहीं सकता था कि अगर सुहानी कियान की जिंदगी में होती तो उसे कितना खुश रखना। ऋषभ ने तो अपनी जिंदगी में सुहानी को सिर्फ दुख दर्द ही दिया था, उसे इतना जलील किया कि वह बेचारे यहाँ से सब कुछ छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गई। ऋषभ अंदर तक टूट चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। न सिर्फ उसने अपने भाई का प्यार उससे छीना था, बल्कि उसने अपनी जिंदगी भी खुद ही बर्बाद की थी। उसे सब कुछ ठीक करने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। ऋषभ के दादाजी ने आगे आकर कहा, गायत्री बेटा, आप सब जानते हुए भी यह कैसे कर सकते हैं? आप जानते थे सुहानी कियान का प्यार है, उसके बाद भी आपने ये शादी होने दी। एक बार हमें कहा तो होता, लेकिन आपने तो सब कुछ खुद ही संभाल लिया और उसका नतीजा आज आप देख रही हैं ना। हमारी बहू हमारी पोती को लेकर घर छोड़कर चली गई है। दोनों भाई आज एक दूसरे के सामने लड़ने को तैयार हैं। यह क्या कर दिया आपने? कियान के मुंह से सच से सुनने के बाद घर में सभी को धक्का लगा था। गायत्री जी तो वहीं पर निडाल होकर फर्श पर बैठ गई थी। ऋषभ, जिसे अभी भी पता चला था कि उसके भाई का प्यार सुहानी थी, ऋषभ सोच भी नहीं सकता था कि अगर सुहानी कियान की जिंदगी में होती तो उसे कितना खुश रखना। ऋषभ ने तो अपनी जिंदगी में सुहानी को सिर्फ दुख दर्द ही दिया था, उसे इतना जलील किया कि वो बेचारे यहाँ से सब कुछ छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गई। ऋषभ अंदर तक टूट चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। न सिर्फ उसने अपने भाई का प्यार उससे छीना था, बल्कि उसने अपनी जिंदगी भी खुद ही बर्बाद की थी। उसे सब कुछ ठीक करने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। ऋषभ के दादाजी ने आगे आकर कहा, गायत्री बेटा, आप सब जानते हुए भी यह कैसे कर सकते हैं? आप जानते थे सुहानी कियान का प्यार है, उसके बाद भी आपने यह शादी होने दी। एक बार हमें कहा तो होता, लेकिन आपने तो सब कुछ खुद ही संभाल लिया और उसका नतीजा आज आप देख रही है ना। हमारी बहू हमारी पोती को लेकर घर छोड़कर चली गई है। दोनों भाई आज एक दूसरे के सामने लड़ने को तैयार है। यह क्या कर दिया आपने? वो वक्त था जब किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। सारा सच बताने के बाद भी कियान का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, लेकिन अब वह अपना गुस्सा निकालता किस पर? अपनी मां पर जो पहले ही हार मान चुकी थी, या ऋषभ पर जो ये सब जानकर भूत बनकर खड़ा था। कियान यहाँ आया तो अपने सवालों का जवाब जानने के लिए था कि उन्होंने सुहानी के साथ इतना गलत कैसे होने दिया। लेकिन अपनी माँ और भाई को पहले ही हार मानते देख उसे समझ आ गया था कि उन्हें कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है, वो खुद अपनी गलती मान चुके हैं। कियान ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, आपको जो करना था वो आप कर चुके, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि मैं सुहानी को आपकी जिंदगी में कभी भी वापस लौटने नहीं दूंगा। एक बार फिर उसकी जिंदगी में ये जहर नहीं घुलने दूंगा। इतना कहकर कियान वहां से वापस लौट गया था। कियान ने कह तो दिया था कि वो सुहानी को इस परिवार में दोबारा नहीं लौटने देगा, लेकिन वो खुद नहीं जानता था कि इस वक्त सुहानी कहाँ होंगी। ऋषभ को ये समझने में काफी वक्त लगा जो कियान उसे कह कर गया था।
ऋषभ के दिमाग में बार बार कियान के आखिरी शब्द गूंजने लगे कि वो सुहानी को कभी भी उसकी जिंदगी में वापस नहीं लौटने देगा। और यही सुनकर ऋषभ पैनिक होने लग गया। वो जल्दी से वहां से भागकर अपने रूम में चला गया। ऋषभ के पापा किशोर जी ने ऋषभ को ऐसे पैनिक होते हुए देखा तो उन्होंने उसके पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन वो उस तक पहुंच पाते उससे पहले ऋषभ ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। किशोर जी काफी देर तक ऋषभ के कमरे का दरवाजा नॉक करते रहे, लेकिन ऋषभ ने दरवाजा नहीं खोला। थक हार कर वह भी वापस आ गए। गायत्री जी अभी भी फर्श पर बैठे हुए आंसू बहा रही थी। ऋषभ के दादाजी सबसे दुखी होकर पहले अपने कमरे में चले गए। उन्होंने घर की सारी बागडोर गायत्री जी को सौंप रखी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गायत्री जी से भी इतने बड़े गलती हो सकती है। एक ऐसी गलती जिसने उनके परिवार को भी बिखेर कर रख दिया था। दादाजी इस बात से काफी आहत थे। ऋषभ के पापा जब हॉल में वापस आए तो उन्हें गायत्री जी वहीं बैठकर रोती हुई नजर आ गई। ऋषभ के पापा को गायत्री जी के लिए काफी बुरा लग रहा था। उन्होंने गायत्री जी को संभालते हुए कहा, आप शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बुरा वक्त चल रहा है हमारे परिवार का, लेकिन ये भी बीत ही जाएगा। आप खुद को संभालिए। ऋषभ के पापा के कंसोल करने पर गायत्री जी खुद को संभाल नहीं पाई और वो उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। किशोर जी ने काफी देर तक उनको शांत करवाया, तब जाकर वो कुछ हद तक चुप हुई। गायत्री जी का रोना तो चुप हो गया था, लेकिन वो अभी भी चुप नहीं हो पाए थे। उन्होंने रोते हुए ही ऋषभ के पापा से कहा, हमने तो सब सही करने का सोचा था किशोर जी, हम नहीं जानते कि इतना सब कुछ गलत कैसे हो गया। हम तो अपने दोनों बच्चों की खुशी चाहते थे, लेकिन हम तो एक को भी खुश नहीं रख पाए। ऋषभ के पापा जानते थे कि इस वक्त गायत्री जी पर क्या बीत रही है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस परिवार को संजोने में लगा दी थी, लेकिन उनकी इतनी कोशिशें के बाद भी आज उनके बेटे ही खुश नहीं थे। उन दोनों की जिंदगी बिखरी हुई थी। उनका छोटा बेटा तो उनसे गुस्सा होकर घर छोड़कर ही जा चुका था। किशोर जी उसे संभालने जाते तो भी वो जानते थे इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। पहले जब कियान घर छोड़कर गया था तब उन्होंने उसे इस घर में वापस लाने की काफी कोशिश की थी, लेकिन उसने किसी की भी एक बात नहीं सुनी और खुद का अलग घर लेकर रहने लग गया। जब दादाजी ने इसकी वजह गायत्री जी से पूछी तो उन्होंने भी इस बात को टालते हुए ये कह दिया कि कियान को हॉस्पिटल का काम ज्यादा रहता है, उसकी वजह से उसे अस्पताल के पास ही रहना है। वो बार बार घर आने जाने में उसका वक्त ज्यादा बर्बाद होगा, इसलिए वह घर नहीं आ रहा। अभी उसे अपनी मेडिकल फील्ड में काफी कुछ करना है, इसलिए वो इस तरह से अकेला रह रहा है। नहीं दादाजी को और नहीं ऋषभ के पापा किशोर जी को ये रीजन सही लगा था, लेकिन उनके पास कोई और चॉइस ही नहीं थी इस वक्त, क्योंकि कियान ने उन्हें कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया था। इसलिए गायत्री जी की बात सुनने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। उन्होंने खुद से भी पता करवाने की काफी कोशिश की, लेकिन उन्हें भी कोई खास चीज नजर नहीं आया था। लेकिन आज कियान के दिल का गुस्सा बाहर आते हुए देखकर वो समझ चुके थे कि क्यों कियान इस घर को छोड़कर बाहर रह रहा था। किशोर जी ने गायत्री जी को कैसे तैसे करके चुप कराया और उसे अपने कमरे में लेकर चले गए। किशोर जी ने गायत्री जी को ले जाकर पहले बेड पर बिठाया और उसके बाद में पानी पिलाया। जब गायत्री जी कभी हद तक शांत हो चुकी थी तब किशोर जी ने उन्हें शांति से पूछा कि इतनी बड़ी गलतफहमी होने के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो कियान बोल रहा है वो पूरा सच नहीं है। हाँ, ये कियान को जरूर लग रहा होगा कि उसकी माँ ने उसके साथ नाइंसाफी की है, लेकिन गायत्री जी कभी भी अपने बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते, ये बात किशोर जी जानते थे। किशोर जी ने गायत्री जी से एक बार फिर से पूछा, ऐसा क्या हुआ था कि कियान की यह बोलने के बाद भी कि सुहानी उसका प्यार है, वो उससे शादी करना चाहता है, आपने सुहानी की शादी ऋषभ के साथ होने दी। गायत्री जी को यह उम्मीद नहीं की थी कि जो तनाव उनके और उनके पति के बीच में इतने सालों से चल रहा है, उसके बाद भी वो जाकर गायत्री जी से उनकी मन की बात जानने की कोशिश करेंगे। जहां आज आर्यन परिवार ने घर में हो रहे सारे चीजों का जिम्मेदार गायत्री जी को ठहरा दिया था, वही किशोर जी आज उनसे उसकी सही वजह जानना चाहते थे। गायत्री जी सोच भी नहीं सकते थे कि किशोर जी को आज भी उन पर यकीन है।
आज घर के जो हालात थे उन सभी का जिम्मेदार वो गायत्री जी को ठहराकर वो आराम से जा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अभी भी गायत्री जी का साथ देना सही समझा। उन्हें अभी भी अपनी पत्नी पर पूरा यकीन था कि उन्होंने जानबूझकर कुछ भी ऐसा नहीं किया होगा जो बात आज उनके बच्चे कह कर गए हैं। अपने पति का अपने ऊपर विश्वास देखकर गायत्री जी की आंखें एक बार फिर से भर आई थी। गायत्री जी की आंखों में आंसू देखकर किशोर जी ने कहा, हमें आपकी आंखों में आंसू नहीं देखने गायत्री जी। हम जानते हैं कि आप कितनी बहादुर हैं, आप कितने स्ट्रांग हैं, ये बात हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज आपके बच्चे भले यह नहीं जानते कि आपने इस परिवार के लिए क्या क्या किया है, लेकिन ये बात ना पापा से छुपी है और ना ही मुझसे। आप गलती से भी ऐसी गलती नहीं कर सकती जिसकी वजह से आपके परिवार पर कोई आंच आए। इसलिए मैं अभी भी यही जानना चाहता हूँ कि फिर ये सब कैसे हो गया। ऐसा भी क्या हुआ कि आप अपने ही बच्चों की नज़रों में गुनहगार बन गई। किशोर जी की बातें सुनकर एक बार फिर से गायत्री जी में हिम्मत आ गई थी। उन्होंने किशोर जी को बताना शुरू किया, गलती नहीं हुई थी कि किशोर जी, ये जाल था जिसमें हमारे परिवार को फंसाया गया था। जब पापा ने कहा था कि वो आनंद जी की बेटियों को हमारे घर की बहू बनाना चाहते हैं, उस वक्त हमने आनंद जी की बेटियों के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करवाई थी। हम उन दोनों को पहले से जानते थे, लेकिन फिर भी एक बार तसल्ली के लिए हमने उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करवाई। और जो आज ऋषभ के साथ हो रहा है वही कुछ साल पहले हमारे साथ भी हुआ। हमने जितने भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करवाई थी उसमें सोनाक्षी की इमेज बिल्कुल करेक्ट थी। वो लड़की एम्बिशियस थी, अपनी जिंदगी को हाई प्रोफाइल तरीके से जीना चाहती थी, समझदार भी थी और सुंदर भी। हमें उसमें कोई भी कमी नजर नहीं आई, इसलिए ऋषभ के साथ उसके रिश्ते के लिए हमें कोई एतराज नहीं था। लेकिन वही बात कियान के सुहानी रिश्ते के साथ किया जाए तो इतना सीधा नहीं था। सुहानी जहां पढ़ती थी वहां सुहानी की इमेज ऐसी थी कि सुहानी खूबसूरत है, इसलिए वह लड़कों को अपने जाल में फंसा लेती है और फिर उन्हें इधर उधर घूमते रहती है। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। जलन के मारे लड़कियां ऐसी अफवाह फैलाती है, हम जानते थे यह बात। हमारे सामने कुछ पिक्चर्स थी, लोगों के स्टेटमेंट थे, उन सभी से एक ही चीज प्रूफ हो रही थी कि सुहानी किसी से भी सच्चा प्यार नहीं करती, उसे सिर्फ लोगों को घूमने का शौक है। सुहानी का एक लड़के के साथ अफेयर भी था। सुहानी तो अपना घर छोड़कर भी भाग गई थी एक लड़के के चक्कर में, ये सब रिपोर्ट हमारे पास थे। फिर क्या हुआ कि वो उसे लड़की तक पहुंच नहीं पाए, या फिर पहुंचने से पहले ही सुहानी का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के बाद सुहानी को उसके पापा वापस घर ले आए। एक्सीडेंट के बाद सुहानी ने कभी भी उसे लड़के से मिलने की दोबारा कोशिश नहीं की, लेकिन वह लड़का कई बार उसके घर के बाहर चक्कर काटता था और इसी वजह से सुहानी के पापा ने उसे दूसरी बार जेल भिजवाया था। सुहानी की जो इमेज हमारे सामने पेश की गई थी, हमें उसे पर यकीन नहीं था, क्योंकि वह आनंद जी की भले ही सगी बेटी नहीं हो लेकिन उनकी परवरिश थी, इसलिए ऐसी बातें की जो इमेज हमारे सामने आ रही थी उसे पर यकीन करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था। इसलिए हमने खुद से उसकी तहकीकात करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो सच हमारी आंखों के सामने था उसे जानने के बाद हम उसे लड़की का रिश्ता अपने दोनों बेटे में किसी के साथ भी नहीं कर सकते थे। सुहानी का एक लड़के के साथ अफेयर भी था। सुहानी तो अपना घर छोड़कर भी भाग गई थी उस लड़के के चक्कर में, ये सब रिपोर्ट हमारे पास थे। फिर क्या हुआ ये हम नहीं जानते कि वह उसे लड़की तक पहुंच नहीं पाए और फिर पहुंचने से पहले ही सुहानी का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के बाद सुहानी को उसके पापा वापस घर ले आए। एक्सीडेंट के बाद सुहानी ने कभी भी उसे लड़के से मिलने की दोबारा कोशिश नहीं की, लेकिन वह लड़का कई बार उसके घर के बाहर चक्कर काटता था और इसी वजह से सुहानी के पापा ने उसे दूसरी बार जेल भिजवाया था। सुहानी की जो इमेज हमारे सामने पेश की गई थी, हमें उस पर यकीन नहीं था, क्योंकि वह आनंद जी की भले ही सगी बेटी नहीं हो लेकिन उनकी परवरिश थी, इसलिए ऐसी बातें की जो इमेज हमारे सामने आ रही थी उस पर यकीन करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था। इसलिए हमने खुद से उसकी तहकीकात करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो सच हमारी आंखों के सामने था उसे जानने के बाद हम उस लड़की का रिश्ता अपने दोनों बेटे में किसी के साथ भी नहीं कर सकते थे।
सुहानी अपनी कॉलेज के सारे लड़कों से अच्छे से बिहेव करती थी। यह बात हमें समझ आती थी, इंसान का नेचर अच्छा होता है तो वो किसी में बुराई नहीं ढूंढता। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। और यही सुहानी के साथ था। उसे सब अच्छे लगते थे। वो किसी के बारे में बुरा सोचती ही नहीं थी, इसलिए वो सबके साथ अच्छे से पेश आती थी। और उसी की इन अच्छाई को लोगों ने गलत समझ लिया। सुहानी की अच्छाई उसके साथ पढ़ने वाले और बच्चों को पसंद नहीं आई और लोगों ने उसे बदनाम करना शुरू कर दिया कि वो अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर लटके घुमाती है। जो रिपोर्ट हमारे सामने आई थी उसका ये लिखा था और हमने जो पता किए वो भी कुछ ऐसा था, लेकिन नजरिया पूरी तरह दूसरा था। सुहानी दिल की बहुत साफ और सच्ची लड़की थी। उसे लोगों पर बहुत जल्दी दया आ जाती थी और इसी का फायदा बहुत से लोग उठाते थे और अपना काम निकालने के लिए उसे बेवकूफ़ बना दिया जाता था। जब हमने उसके बॉयफ्रेंड के साथ भागने वाली बात का पता करवाया तो हमें पता चला कि यह सच है कि सुहानी अपने बॉयफ्रेंड के लिए घर छोड़कर भागी थी, लेकिन बीच रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया और उसे वहां से अस्पताल पहुंचा दिया गया। लेकिन अधूरा सच, सुहानी गई जरूर थी लेकिन उस लड़के को बचाने, क्योंकि आनंद जी सुहानी को समझाकर थक गए कि विक्रम अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन सुहानी की आंखों पर उसने अपने प्यार की ऐसी पट्टी बांधी कि सुहानी को वो कभी गलत लगता ही नहीं, उसे वो हमेशा हालत का मारा बेचारा नजर आता था। सुहानी जिस लड़के के लिए घर छोड़कर भागी थी उस लड़के ने पहले भी सुहानी को प्रपोज किया था, लेकिन उस वक्त उसकी मावली हरकतें की वजह से सुहानी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। पर जब वो सुहानी के साथ ज्यादा बदतमीजी करने पर उतर आया तो आनंद जी ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस से छूटने के बाद उसे लड़की का पूरा हुलिया ही बदल गया। वो एक मवाली से बिल्कुल डिसेंट लड़का बन गया और इसी बात में थोड़े वक्त में सुहानी का दिल जीत लिया और सुहानी उसे लड़के से प्यार कर बैठी। सुहानी को लगा कि विक्रम गलत संगत में आकर बिगड़ गया था, लेकिन अब वो सुधर गया, इसलिए वो चाहती थी सब उसे माफ कर दे और अच्छे से पेश आए। सुहानी के लिए इंसान बस इंसान दिल का अच्छा होना चाहिए था, उसके बाद वो उसकी 1000 गलतियां माफ कर सकती थी। और उस लड़के ने अपनी यह इमेज सुहानी के दिमाग में बैठा दी थी कि वो हालात का मारा है, दिल का बुरा नहीं। आनंद जी को जब पता चला कि सुहानी को उसी लड़के ने प्यार में फंसा रखा है तो उन्होंने उसे खूब समझाया, लेकिन जब वो नहीं मानी तब आनंद जी ने उस लड़के को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से भेजने का इंतजाम कर दिया। और सुहानी को जब ये पता चला तो उस चक्कर में सुहानी ने अपना घर छोड़ दिया था। लेकिन ये बात यहाँ खत्म नहीं होती। सुहानी के एक्सीडेंट के वक्त क्या हुआ किसी को नहीं पता। वो लोगों को सड़क पर मिली और उसे वहां से हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। उसके बाद सुहानी ने उस लड़के को छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद उस लड़के विक्रम ने सुहानी के बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कॉलेज में फैलाना शुरू कर दिया था। सुहानी की इमेज को उसे लड़के ने पूरी तरह से बर्बाद कर रखा था। आनंद जी को जो पता चला कि जवानी के बारे में इतने सारे उल्टी सीधी बातें कॉलेज में फैल रही हैं, तो उन्होंने सुहानी को कॉलेज जाने से मना कर दिया। सुहानी तो वैसे ही उस एक्सीडेंट के बाद काफी चुप चुप रहने लगी थी, इसलिए उसने भी उस बात का विरोध नहीं किए और वो घर रहने लगी। और उसके थोड़े वक्त के बाद ही पापा ने उन लड़कियों के लिए हमारे बच्चों का रिश्ता भेज दिया। सुहानी भले ही विक्टिम थी, उसने अपने भोलेपन में अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार गलती की थी, लेकिन उस गलती ने उस लड़की की इमेज को खराब कर रखा था। ये सब कुछ जानते हुए भी हम उस लड़की को अपने कियान के लिए कैसे ले आते हैं। किशोर जी, हमें उस लड़की से कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब कियान ने हमसे कहा था कि वो सुहानी को पसंद करता है और सुहानी से शादी करना चाहता है, ये तब की बात है जब पापा ने कियान का रिश्ता सुहानी के लिए भेजा था। आप मुझे बताइए किशोर जी, हम कैसे अपने बेटे के रिश्ते के लिए उसे लड़की को हाँ कर देते जब वो लड़की खुद का ध्यान नहीं रख सकती, वो हमारे परिवार को क्या ही संभालती। उसके साथ इतना सब कुछ हो गया, इतना बड़ा धोखा उसे उस लड़के ने दिया, लेकिन उसे उस बारे में कोई भी खबर नहीं थी। कल वो हमारे परिवार में आ जाती है तो इसका कियान की जिंदगी पर क्या असर पड़ता। कियान को जिंदगी भर उस लड़की को संभालना होता। वो कियान की हमसफर नहीं बल्कि कियान कमजोरी बनकर रह जाती।
कियान उसको पसंद कर बैठा क्योंकि वो लड़की वाकई में बहुत खूबसूरत थी। उसका स्वभाव भी काफी अच्छा था, लेकिन उतनी ही वो बेवकूफ भी थी। हम अपने बच्चों के लिए जीवन साथी ढूंढ रहे थे, कोई कमजोरी नहीं। इसलिए जब हम पापा को रिश्ते के लिए मना करने गए तो उससे पहले आनंद जी ने सुहानी के रिश्ते के लिए मना कर दिया हो। उसी वक्त वो सुहानी की शादी नहीं करना चाहते थे और पापा ने भी खुशी खुशी उनके फैसले को मान लिया, इसलिए हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जो कुछ भी ऋषभ की शादी में हुआ उसे तो आप अच्छे से जानते हो। सोनाक्षी का मंडप छोड़कर भाग जाना और फिर सुहानी से ऋषभ की शादी। हमने तो उस वक्त भी शादी के लिए मना ही किया था, क्योंकि जो लड़की कियान के लिए नहीं पसंद आई वो ऋषभ के लिए कैसे आती। लेकिन पापा जी की वजह से हमें शादी को एक्सेप्ट करना पड़ा। वह हमारी मजबूरी थी। हम कभी भी अपनी इच्छा से सुहानी को इस घर बहू नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए हमने फैसला किया कि हम सुहानी को बदलेंगे। अगर वक्त के साथ हमारी बेटी की लाइफ बन गई तो ठीक है, वरना हम ऋषभ के साथ उसका डिवोर्स कर देंगे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमें सुहानी में काफी चेंज देखने को मिले थे। वो स्वभाव में सीधी थी और यही उसकी खूबी हमारे सबके दिल में बस गई और ऋषभ उसे दिलो जान से प्यार करने लगा। सुहानी के आने के बाद ऋषभ की जिंदगी में भी बहुत सारे चेंज आए थे। हमने कियान को भी यही बात समझाई थी कि यह शादी हमारी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में की गई थी और सुहानी ने खुद अपनी मर्जी से शादी के लिए हाँ किया है। हमारे समझाने पर कियान भी इस बात के लिए मान गया था और वह भी सुहानी को खुश देखकर खुश था। अगर कुछ वक्त बाद कियान ने हमसे कहा कि वह अस्पताल के पास में ही फ्लैट लेकर रहना चाहता है, क्योंकि उसे अपनी रिसर्च से इम्पोर्टेंट कुछ ज्यादा ही वर्क है, इसलिए वह बार बार घर नहीं आ जा सकता। हमें भी उस वक्त यही सही लगा, क्योंकि कियान कुछ वक्त अकेला रहता तो वह भी इस बात को एक्सेप्ट कर पाता कि सुहानी अब उसके भाई की बीवी है, उसकी पसंद नहीं। उसके बाद आप सब जानते हैं कि धीरे धीरे सुहानी ने हम सभी का दिल जीत लिया था और ये परिवार हंसी खुशी रहने लगा था। लेकिन जो डर हमें सुहानी की शादी से पहले था वह अब सच हो गया। हम सुहानी को इसीलिए अपने घर की बहू ने बनाना चाहती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा सीधी थी। उसे किसी चीज का आभास ही नहीं होता था कि उसके आसपास क्या चल रहा है। उसे इस दुनिया में सारे लोग अच्छे लगते थे, कोई उसके साथ कितना ही बुरा क्यों ना करे, लेकिन फिर भी सुहानी उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही ढूंढ लेती थी। सुहानी की ऐसी अच्छाई का फायदा उसकी बहन ने उठाया और उसके और ऋषभ की जिंदगी में इतना जहर घोल दिया। और एक बार फिर से सुहानी अपनी जिंदगी को जो उसे मिला उसे एक्सेप्ट करके इसमें खुश हो गई। उसने न कभी यह जानने की कोशिश की कि ऋषभ उससे क्यों नफरत करने लगा है। ना ही अपने बेटी के लिए उसने आवाज उठाने आई। हमने उसे कितनी बार पूछा था कि क्या वजह है कि वो और ऋषभ कितने अलग अलग रहने लगे हैं, लेकिन उसने हर बार यही कहकर टाल दिया कि कुछ नहीं मन, बस थोड़ी सी नाराजगी है, वो उसे जल्दी से ठीक कर देगी। हमारी सबसे बड़ी गलती हुई कि इस वक्त हम उनके रिश्ते पर ध्यान नहीं दे पाए। उसका नतीजा हम सब देख रहे हैं। यही वजह थी किशोर जी कि हम कभी भी अपने घर में एक कमजोर लड़की को नहीं लेकर आना चाहते थे। इसे आप सुहानी की बेवकूफ़ी कहिए या फिर उसका सीधापन, अपने परिवार को, अपने घर और पति को छोड़कर अपनी बेटी के साथ रात रात कहीं चली गई। उसने ये तक नहीं सोचा कि उसके यहाँ से जाने के बाद उसके और उसकी बेटी के साथ क्या क्या हो सकता है। बस अपने दिमाग में एक जिद बैठाई और इस घर को छोड़कर चली गई। ना किसी से कुछ कहा, ना किसी से कुछ पूछा। कैसे संभालेगी वो अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी, कुछ भी नहीं सोचा समझा उसने, बस घर से निकल गई। और तब से हमें यही डर सताए जा रहा है, उसके सीधेपन और उसकी अच्छाई की कीमत हमारी पोती को न चुकानी पड़े। उन दोनों के साथ कुछ भी हुआ ना तो ऋषभ इस बात को कभी भी माफ नहीं कर पाएगा, ना ही हम खुद को माफ कर पाएंगे। ऋषभ ने खुद को अपने कमरे में बंद कर रखा था। ना वो किसी से बात कर रहा था, ना कमरे का दरवाजा खोल रहा था। घर में सभी लोग ऋषभ को समझा समझा के थक गए थे, लेकिन वो किसी की बात भी सुनने को तैयार नहीं था। ऋषभ ने अपने कमरे का सारा सामान तोड़ फोड़ के रख दिया था। उसका कमरा कमरा कम कबाड़ खाना ज्यादा लग रहा था। ऋषभ के हाथों में भी कई जगह चोट आई थी।
वो सुहानी के दुपट्टे को लिए बैठा बस रोए जा रहा था। सुहानी रात को कियारा को सुलाने के बाद खुद भी सोने जा रही थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रखी थी। उसे नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। परेशान होकर वह बालकनी में आकर खड़ी हो गई। आज आसमान साफ था और उसमें छोटे छोटे टिमटिमाते तारों के बीच में आधा चांद मुस्कुरा रहा था। आसमान में आज चांद को देखकर सुहानी को अपनी जिंदगी उस चांद जैसी लग रही थी। सुहानी की जिंदगी में खुशी हमेशा से रही थी, लेकिन हमेशा अधूरी रही। इसलिए सुहानी को अपनी जिंदगी उस आधे चांद के जैसे लग रही थी, जो चमक तो रहा था लेकिन अधूरा। सुहानी जब आसमान की तरफ देख रही थी तो उसे उस वक्त आसमान में टिमटिमाते हुआ एक तारा दिखाई दिया, जो अपनी रोशनी को ज्यादा ही चमका रहा था। सुहानी को लगा जैसे उसकी माँ उसे तारे के रूप में उसे देख रही हो। सुहानी ने भी बचपन से यह कहानी सुनी थी कि जब हमारे चाहने वाले वक्त से पहले भगवान जी के पास चले जाते हैं तब वो तारे के रूप में चमकते हैं। सुहानी का बचपन बीत गया था, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ कहानियां पर भरोसा बचपन से बुढ़ापे तक हमेशा रहता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। सुहानी भी उस तारे में अपनी माँ को देख पा रही थी। सुहानी को लगा जैसे वह उसे कुछ कहना चाहती हो। सुहानी ने उसे तारे से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मुझे नहीं पता माँ आप इस दुनिया में हो या नहीं, लेकिन मामी जी और नानी माँ से आपके बारे में सुनकर इतना तो जान चुकी हूँ कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। ना जान आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी कि आपको अपनी बेटी को अपने से दूर करना पड़ा। आप तो अपनी एंजल के उसकी जिंदगी में आने से पहले से ही उसे प्यार करते थे, फिर आपने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया। फिर उदास होते हुए सुहानी ने कहा, अच्छा ही हुआ कि आपने मुझे अकेला छोड़ दिया, वरना जब आप देखती कि आपकी बेटी अपनी जिंदगी में कितनी ज्यादा कमजोर और बुद्धू है तो आपको उसे देखकर हमेशा ही दुख होता। इसलिए जो हुआ वह अच्छा ही हुआ। मैं अपनी जिंदगी में कमजोर बनकर भी खुश थी माँ, लेकिन मेरी कमजोरी और सीधापन मेरी बेटी की जिंदगी को मुश्किलों में डाल दिया। मैं अपनी जिंदगी में अपनों से मिले धोखे को भी बर्दाश्त कर सकती थी माँ, लेकिन प्रिंसेस की जिंदगी को मैं खतरे में नहीं डाल सकती। मैंने अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, अपने लिए कभी आवाज नहीं उठाई। जो मेरा था मैंने तो उसके लिए तक लड़ाई नहीं की। लेकिन प्रिंसेस की जिंदगी में ऐसा नहीं होगा माँ। उसे उसकी जिंदगी की सारी खुशियाँ मिलेगी। उसके लिए मुझे चाहे कितना ही स्ट्रांग क्यों न बनना पड़े, मैं बनूंगी माँ, लेकिन अपनी प्रिंसेस की जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आने दूंगी। सुहानी को लग रहा था कि वो आज अपनी माँ को मिस कर रही होगी, इसलिए वो उस चमकते हुए तारे को अपनी माँ समझकर उसे बातें कर रही थी। लेकिन उसे चमकते हुए तारे से बात करने के बाद भी सुहानी को चैन नहीं आया। सुहानी के दिल में अभी भी बेचैनी थी। सुहानी जब बालकनी से अपने कमरे में वापस आए तब उसे अचानक ऋषभ का ख्याल आया कि कहीं उसकी बेचैनी की वजह ऋषभ तो नहीं, कहीं ऋषभ के साथ तो कुछ गलत नहीं हो गया। सुहानी ने भले ही अपनी बेटी और अपनी जिंदगी की बेहतरीन के लिए उस परिवार को छोड़ दिया था, लेकिन सुहानी का दिल अभी भी ऋषभ के लिए ही धड़क रहा था, और यह धड़कता दिल ही उसकी बेचैनी का कारण बन रहा था। सुहानी ने कैसे तैसे करके खुद को समझने की खूब कोशिश की। उसके बाद वो जबरदस्ती सोने के लिए लेट गई। दूसरी तरफ से अभी भी ऋषभ इस तहस नहस हुए कमरे में सुबह कमरे के बीच में बैठा हुआ था। ऋषभ को तब तक खुद का कोई भी ख्याल नहीं था जब तक उसका फोन कई बार बजकर चुप हो चुका था। ऋषभ का हाथ जब वहां पर टूटे हुए एक कांच के गिलास पर लगा तब जाकर उसे होश है कि उसका फोन काफी देर से बज रहा था। ऋषभ ने जब अपना फोन चेक किया तो उसे पर कम से कम 50 मिस कॉल हैं। ऋषभ ने जब उस नंबर पर दोबारा कॉल किया तो सामने से ऋषभ के असिस्टेंट ने उसे कहा, सर मैम के बारे में कुछ पता चला है। ऋषभ ने जब सुना कि सुहानी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो उसने अपने असिस्टेंट से जल्दी से कहा, जल्दी बताओ क्या इन्फॉर्मेशन मिली है तुम्हें। ऋषभ की परमिशन मिलते ही उसके असिस्टेंट ने कहा, सर मैम दिल्ली वाली बस से बीच रास्ते में उतर कर उन्होंने टैक्सी की थी और टैक्सी वाले ने उन्हें रेलवे स्टेशन जोड़ा था। सर टैक्सी वाले ने हमें ये भी बताया कि मैम बच्चे के साथ अकेली थी और वो काफ़ी परेशान भी लग रहे थे।
लेकिन सर अभी तक यह नहीं पता चल पाया कि मैम रेलवे स्टेशन से कहाँ के लिए निकली हैं, क्योंकि उन्होंने जो ट्रेन ली थी वह यहाँ से बेंगलुरु के लिए निकलती है और मैम ने बिना टिकट लिए ही ट्रेन में बैठ गई थी, इसलिए अभी तक पता नहीं चल पा रहा कि वो कहाँ के लिए ट्रेन ली थी। लेकिन हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें जल्दी पता चल जाएगा कि मैम ट्रेन से कहाँ गई हैं। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर ऋषभ को इस बात की तसल्ली हो गई कि सुहानी ने ट्रेन लिया, और जब उसे ये पता चल गया था कि सुहानी ने कहाँ से ट्रेन लिया तो वह ये भी पता चल जाएगा कि सुहानी ने कहाँ के लिए ट्रेन लेती और वह कहाँ गई हैं। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर ऋषभ ने उससे कहा, तुम अपने खोज जारी रखो और जब तक तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए तब तक लगे रहो। मुझे मेरी वाइफ की एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए कि वो इस वक्त कहाँ है। ऋषभ ने अपनी बात करने के बाद कॉल कट कर दिया। सुहानी के बारे में जो लीड ऋषभ को मिली थी वो उसके बारे में गायत्री जी को बताना चाहता था, लेकिन फिर कुछ सोचकर ऋषभ ने खुद को तैयार किया और उसे हाल में घर से निकल गया। घर के सर्वेंट ने जब ऋषभ को इस साल में घर से बाहर निकलते हुए देखा तो उन्होंने गायत्री जी को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया। गायत्री जी और किशोर जी ने जब सुना कि ऋषभ इतनी रात को इस हाल में घर से बाहर गया है तो दोनों ही सबके लिए घबरा गए। इस वक्त गायत्री जी भी नहीं बता सकती थी कि ऋषभ इतने गुस्से में इस हालत में कहाँ गया होगा। ऋषभ के बारे में कुछ जानना था तो गायत्री जी यह बात अच्छे से जानती थी कि उन्हें इसके असिस्टेंट के को ही कॉल करना होगा। गायत्री जी ने बिना कोई देर किए ऋषभ के असिस्टेंट रमन को कॉल किया और ऋषभ के बारे में पूछा। रमन ने गायत्री जी को बताया कि उसे सुहानी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसने सिर्फ उसके बारे में ऋषभ को बताया था, उसके अलावा उसे नहीं पता कि ऋषभ सर इस वक्त कहाँ गया है। ऋषभ के असिस्टेंट को इस वक्त भले ही नहीं पता था कि ऋषभ इस वक्त कहाँ गया है, लेकिन गायत्री जी इस बात का अंदाजा लगा चुके थे कि इस वक्त ऋषभ कहाँ गया होगा। गायत्री जी ने किशोर से कहा, हमें ऋषभ को रोकना होगा वरना वो कुछ गलत ना करते। पहले ही बात बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, हम नहीं चाहते कि यह मामला और भी ज्यादा संजीदा हो। ऋषभ कुछ करे उससे पहले ही हमें उसे रोकना होगा। इतना कहकर गायत्री जी ने किशोर जी को अपने साथ आने के लिए कहा और वह दोनों भी इस वक्त आर्यन पहले से बाहर निकल गए। टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट एपिसोड।